तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की गेम को एज वेल एज मैन सिटी वर्सेस एस्टन विला को। ऑल्सो प्रीव्यू करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बीटिस को और बार्सिलोना वर्सेस जिरोना को। एंड लास्टली डिस्कस करेंगे 5 मेजर T20 प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इंक्लूडिंग विराट कोहलीज फ्यूचर एज वेल एज श्रीशांत वर्सेस गौतम गंभीर's लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो काफ़ी तगड़े तगड़े मैचेस हुए अभी एंड वीकेंड पे भी काफ़ी अच्छे मैचेस होने, काफ़ी एक्सपेक्टेड वीकेंड है अभी। एंड क्रिकेट में भी कुछ थोड़ी लाइक देयर आर सम न्यूज़ जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगा देख के, एंड कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के थोड़ी शॉकिंग होने वाली है, स्पेशली विद द T20 वर्ल्ड कप कमिंग अप। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ गई है एकदम ही, चाहे वो श्रीशांत और गंभीर की बात हो या फिर वो विराट कोहली की न्यूज़ भी हो, उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट काफ़ी मतलब इन द कमिंग वीक्स काफ़ी चीज़ें आंसर हो जाएंगी हमारे लिए। सो हाँ भाई, बट लेट्स स्टार्ट विद फुटबॉल। कौन से मैच से स्टार्ट कर रहे हैं? आई थिंक यूनाइटेड चेल्सी से करते हैं। अभी जो मिड वीक मैचेस था, आई थिंक सबसे अवेटेड मैच यही था। एंड आई नो हमने प्रीव्यू कर था एंड वी वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि अल्टीमेटली ड्रॉ ही हो जाएगा गिवन द हिस्टोरिक जो भी इसकी सिग्निफिकेंस रही है आपस में। बट आई थिंक काफ़ी अच्छा मैच था इन जनरल, क्योंकि यूजुअली ये मैच थोड़ा बोरिंग हो जाता है हर साल, बट ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एज आई सेड पहले बैटल ऑफ मिड्स था ये आपस में, एंड अल्टीमेटली यूनाइटेड जीत जाती है मैच, तो उनके लिए अच्छा है। एंड चेल्सी जिस फैशन में हारती है, आई थिंक थोड़ा कंसर्निंग है चेल्सी फैंस के लिए। चेल्सी वो पैथेटिक, एग्जैक्टली मतलब बहुत खराब खेलने चेल्सी यार। एंड इन सेइंग दैट आई थिंक यूनाइटेड अच्छा खेली काफी, लाइक इट वाज नॉट लाइक कि सिर्फ चेल्सी खराब खेली इसलिए यूनाइटेड अच्छा लग रहा था देखने में। आई थिंक यूनाइटेड जेन्युइनली काफी अच्छा खेली थी इस मैच में। ओके, चलो लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों टीम्स जो हैं वो 4-2-3-1 के साथ गई हुई थी। एंड यूनाइटेड की बात करें तो ओनाना ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहा था, डालो, लिंडेलॉफ, मैग्वायर एंड शॉ। तो जैसे हम सोच रहे थे कि शायद वरान स्टार्ट करे, वरान वाज नॉट इवन इन द स्क्वाड एंड इट वाज अपेरेंटली क्योंकि उसको नी पेन्स हो रहे थे। ये तो वरान को भी समटाइम्स थोड़ा है टेन हैग ने। थोड़ा है, बट लाइक जनरली कभी कभी वरान को भी डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कुछ दिन में तो इंजर हो जाता है वापस, तो कैसे ही इसको भी डिफेंड करे। बट हाँ, इस बार वरान के साथ नहीं जाता। द सरप्राइजिंग थिंग वाज डालो के साथ जाता है। राइट, उस विंग पे मुद्रिक के अगेंस्ट 1v1 होने वाला था। अल्टीमेटली डालो का मैच काफी अच्छा जाता है ये, बिकॉज आई थिंक काफी ज्यादा 1v1 सिचुएशंस फेस करने को मिली नहीं। ऑल्दो डोंट यू थिंक वैन बिसाका शुड हैव स्टार्टेड आईडी? मेरे सबसे तो वही था, क्योंकि मुद्रिक एकदम पेसी विंगर है, 1v1 में बेस्ट आपको डिफेंड करने वाला फुल बैक जो है प्रॉब्ली फुटबॉल में इस टाइम पे वैन बिसाका ही है पूरे यूरोप में। राइट, तो आई थिंक वैन बिसाका करता, बट अल्टीमेटली अब जब पे ऑफ कर गया तो क्या ही बोले उसको। डबल पिवट में आमराबाद एंड मैकटोमिने, नो कोबी मेनो। दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि आपका जो बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है इस टाइम पे आपने उसको स्टार्ट नहीं कराया। आई थिंक दे वंस अगेन बैक्ड एक्सपीरियंस ओवर एग्जैक्टली जो एकदम फ्रेश ब्लड जो होता है। हाँ, एंड फिर से वो चीज पे ऑफ कर गई अल्टीमेटली। एंड आगे एंटनी, ब्रूनो एंड गर्नाचो। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि राशफोर्ड स्टार्ट नहीं कर रहा था एंड आगे हॉलैंड स्टार्ट करता है। नाउ एंटनी खेलता है, काफी अच्छा गेम भी जाता है उसका। इसको लेके पैट्रिस एवरा ने कहा है कि आई डोंट सी हाउ अब राशफोर्ड वापस प्लेइंग 11 में आ सकता है। मतलब दी ओनली वे इज कि एंटनी जेन्युइनली स्टिंकर्स ड्रॉप करना शुरू कर दे, बिकॉज जो परफॉर्मेंस उसने चेल्सी के अगेंस्ट दी है उसका 70% भी अगर वो कंसिस्टेंटली देता रहा, एग्जैक्टली, तो दैट एफर्ट ऑल्सो विल बी मोर देन व्हाट राशफोर्ड हैज हैड ऑन हिज बेस्ट डे दिस सीजन। राइट, तो हाँ भाई, मतलब आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट। उसके लिए एंटनी को, इवन अपना पाइस्त्री भी था। हाँ, आई थिंक जैसे मान लो एंटनी अभी अच्छा नहीं खेलता बाय चांस, तो शुड पाइस्त्री बी इन लाइन फर्स्ट? आई थिंक सो पाइस्त्री होना चाहिए, क्योंकि राशफोर्ड तो इंटेंट भी नहीं दिखा रहा है। कोई भी यंगस्टर को लेके आएंगे अकेडमी प्लेयर को तो इंटेंट तो डेफिनेटली दिखाएगा, वो तो गिवन है। बाकी परफॉर्मेंस आती है नहीं आती, दैट्स डिफरेंट। बट राशफोर्ड की तरफ से ना इंटेंट दिख रहा है ना परफॉर्मेंस आ रही है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू स्टार्ट। एंड अगर हम लोग एंटनी की बात करें, उसने यूनाइटेड स्टैंड को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने काफी पब्लिकली बैक कर था टेन हैग को, एंड जो उसके क्रिटिसिज्म हो रहे थे एक्स प्लेयर्स के रिगार्डिंग, उसने प्रॉपरली ये कहा था कि एक्स प्लेयर्स को देखो तो ये लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, आपको ये कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं देते। एंड जब आप यूनाइटेड में खेलो, प्रीमियर लीग में खेलो, जितने फास्ट यहाँ पे मैचेस होते हैं, तो अगर आप प्री सीजन अच्छे से अटेंड नहीं करते तो आपको थोड़ा टाइम लगता है सीजन के अंदर आने में, एंड उसके प्रॉपर चांसेस भी नहीं मिले उससे लगातार। तो उसने प्रॉपरली क्रिटिसाइज करा एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स को कि आप क्रिटिसाइज करो तो करो, बट एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मेरा एक बहुत स्पेसिफिक टेक है इसके ऊपर। सी वेरी ऑनेस्टली, अगर इन प्रिंसिपल ये बात देखें जो उसने कही है, तो वो सही है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, बट तो यू थिंक कि कोई भी यूनाइटेड का एक्स पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं देता? नहीं,
I don't think so. They just point Is out. it specifically for United? If सारे ex cricketers के, ex footballers के लिए. I think the main problem in Manchester United is media में कि इनके बहुत सारे ex players जो है वो उसमें आ रखे हैं, क्या कहते हैं, shows media वगैरह में. Exactly. तो मोस्टली आई थिंक रॉय कीन इज दैट गाय जो कि बस फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वो वैसे टाइप का पंडित है. गैरी नेविल इज दैट गाय जो कि थोड़े टेक्निकल टर्म्स में बस गलतियां निकालेगा, ग्लेजर्स की गलती है, ये टेन हैग की गलती है, थोड़ा सॉल्टी लगता है. हाँ. आई थिंक रियो फर्डिनेंड इज दैट गाय जो कि थोड़ा काम होके लेवल हेडेड होके बोलता है जो बोलता है. वो भी जब से यूट्यूब पे तब से क्लिक बेटी होने लग गया. राइट. बट आई थिंक ये है प्रॉब्लम थोड़ी यूनाइटेड के साथ कि इनके जो एक्स जो प्लेयर्स हैं इनके, बिकॉज दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द मीडिया फॉर विच दे आर वर्किंग, तो इनको थोड़ा खुद भी ये लोग आई थिंक कंस्ट्रक्टिव हो भी नहीं सकते, इनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है. आई थिंक अगर आप इफ यू आर इन पब्लिक मेकिंग मनी फॉर स्पीकिंग एसेंशियली, स्पेशली इन अ फील्ड लाइक स्पोर्ट्स, मतलब इसमें हम भी इंक्लूडेड है और जितने पंडित्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग एक्स फुटबॉलर्स, एक्स क्रिकेटर्स ऑल्सो, जिनको बोलने के लिए दे आर अर्निंग अ लिविंग थ्रू स्पीकिंग. एक ऐसी फील्ड में जो कि ऑलरेडी बहुत पैशनेट है, तो उसमें आपको ना थोड़ा एक्सट्रीम चीज़ें बोलनी पड़ती है. हाँ. वरना वो मीडिया और पब्लिक वो उसको क्लिक ही नहीं करता. तो बट वही मेरा क्वेश्चन बिफोर आई गिव माय ओपिनियन यही है कि डू यू थिंक दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यूनाइटेड या फिर सारे एक्स फुटबॉलर्स के साथ? आई थिंक स्पेसिफिकली फॉर यूनाइटेड इस टाइम पे. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो एंटनी ने कहा है कोई नई चीज़ नहीं है. ये तुम किसी भी करंट फुटबॉलर से पूछ लो तो वो इनवेरिएबली 100 में से 90 यही बोलेंगे कि पुराने जो वो हैं अपने एक्स फुटबॉलर्स हैं, ये सिर्फ चैचा करते रहते हैं और कंस्ट्रक्टिव कुछ बताते नहीं है और हमारे पेन्स नहीं समझते. और ये चीज़ मैंने काफ़ी हद तक क्रिकेट में भी देखनी शुरू करी है. ओके. आई थिंक इट इज़ बेसिकली अ जनरेशन गैप, जहाँ पे करंट जो फुटबॉलर्स हैं उन्हें लगता है कि जो एक्स फुटबॉलर्स हैं वो हमारे कंडीशंस नहीं समझते और हम हमारी सिचुएशंस नहीं समझते कि हम कितने सारे मैचेस खेल रहे हैं, वर्कलोड कितना ज़्यादा हो गया है, इंजरीज कितनी ज़्यादा हो गई हैं, डिमांड्स कितनी बढ़ गई है. एंड एक्स फुटबॉलर्स ये सोचते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो है सॉफ्ट है, और हमारे एक प्रीवियस जनरेशन को हमेशा एक वो ऑब्सेशन होता है ना कि हमारी जनरेशन में तो ऐसा होता था, तुम्हारे में क्या होता है. ये हर जनरेशन के साथ ऐसा ये वही जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे साथ भी वही. तो आई थिंक ये एक वो है जनरेशनल मिसमैच है, जहाँ पे थोड़ा सा भी वो डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करें तो ये लोग अच्छे से रिसीव नहीं करते, और अगर ये ज़रा से भी गंदी परफॉर्मेंस दें तो ये लोग अच्छे से रिसीव नहीं करते. आई थिंक इसमें कुछ नया नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. तो मुझे पता भी नहीं था एंट्री ने कुछ ऐसा करा है, बट सुन के ऐसा ही लग रहा है कि आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली फॉर यूनाइटेड. आई हैव सीन दिस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स एज वेल. ओके. सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत नया है. इन सेइंग दैट हाँ, जिन लोगों को तुमने नाम लिया है उनकी इन इट सेल्फ क्रेडिबिलिटी थोड़ी तो क्वेश्चन में रहेगी शायद. राइट. एंड लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वरान को बैक स्पैज्म थे, नॉट नी पेन. नी पेन जो है रीस जेम्स कमर तोड़ी है, मतलब. हाँ, कमर तोड़ी है. एंड चेल्सी के डिफेंस की बात करते हैं क्योंकि आई थिंक ये मेन क्वेश्चन होगा यहाँ पे. कुकुरेला लेफ्ट बैक खेलता है, कॉलवेल और सिल्वा जो है सेंटर बैक होता है और डिसासी राइट बैक होता है ऑन पेपर. अब इसका क्या सीन है तुम समझाओ, बिकॉज आई डोंट फॉलो चेल्सी. राइट. ऑल्दो ऑन जो फील्ड थी कॉलवेल जो है लेफ्ट बैक हो गया, क्योंकि लाइक बेसिकली नॉट एग्जैक्टली लेफ्ट बैक, वो काइंड ऑफ हो गया थर्ड सेंटर बैक दिखता है, वो पीछे ही रहता है, ज़्यादा आगे नहीं जाता. एंड सिल्वा एंड डिसासी हमारे मेन सेंटर बैक्स थे, एंड कुकुरेला जो है वो राइट बैक पाया हुआ था. ही वॉज गिवन द लिबर्टी टू गो फॉरवर्ड, एंड उसकी जगह फिर अल्टीमेटली रीस जेम्स भी आ जाता है बाद में सेकंड हाफ में, एंड उसका भी वही रोल था कि वो आगे जाके अटैक कर सकता है. बट स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑन रीस जेम्स, भाई आई थिंक उसको जो कैप्टन आर्मबैंड दे रखा है, डज नॉट डिजर्व इट फ्रैंकली. इतने टाइम वो इंजर्ड रहता है, इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में भी लाइक इस टाइम पे रीस जेम्स को खिला ही ऐसे रहे हैं कि वो अब स्मॉल पार्ट ऑफ गेम खेल रहा है. आई थिंक इज इट रियली दैट बिग ऑफ अ डील? फॉर एग्जाम्पल अभी सर्जियो रोबर्टो इतने टाइम से इंजर्ड था, अब वो सब होके जब भी आएगा तो वह कैप्टन आर्मबैंड ही पहनेगा ना, फर्स्ट कैप्टन है वो. तो इसमें कोई बट कोई अथॉरिटी है. पॉइंट इसकी अलोंसो जो है, अलोंसो ना नहीं क्या सर्जियो रोबर्टो, सॉरी रोबर्टो जो है वो मेन फर्स्ट 11 का पार्ट है नहीं, एंड रीस जेम्स इज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट 11. एंड अगर आपका जो मेन कैप्टन है तो दैट इज इवन वर्स ना, वो फर्स्ट 11 का पार्ट नहीं तब भी फर्स्ट कैप्टन है. वो तो क्योंकि सीनियोरिटी के बेसिस पे दे रखा है ना. मुझे लगता है चेल्सी को लाइक दे हैव टू मेक द कैप्टन सिल्वा को कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि प्लस एज वाइज भी और प्लस ही इज अ लीडर ऑन एंड ऑफ द पिच पे भी. जब भी वो हमेशा, एक तो पहले 38-39 ईयर ओल्ड है वो, और उसके बाद वो लगातार अवेलेबल रहता है. आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है. प्लस जिस तरीके से वो लीड करता है, आई थिंक सिल्वा शुड बी द कैप्टन इन माय ओपिनियन. हाँ, बट रिगार्डलेस आई डोंट थिंक दैट्स दैट बिग ऑफ एन इशू दो. ओके.
बट फर्स्ट हाफ पे आते हैं. आई थिंक स्टार्ट यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा करा था, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द अटैक. तो जितना अच्छा ये लोग डेवलप कर रहे थे, अल्टीमेटली इस मैच में हॉलैंड से भी गोल नहीं आता है, उसको लेके भी विल टॉक अबाउट इट. बट आई थिंक जो इंटेंट दिख रहा था यूनाइटेड से, इट काइंड ऑफ सीम लाइक कि वो टेन हैग को बैक करना चाह रही है स्क्वाड. ओके. अब वो वही बात है कि अभी ये लोग दिखा रहे हैं, अभी बोर्नमाउथ से नेक्स्ट मैच है सैटरडे संडे को, वो फिर से नोटंकी करते तो आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड. बट एटलीस्ट इस गेम में देखने को मिला कि कुछ इंटेंट देख के चल रहे थे ये लोग. अच्छा. एंड वही बात है कि रैशफोर्ड इस बार नहीं खेला एंड टीम अच्छा खेल गई, तो वही बात है कि आई डोंट थिंक सो कि वापस टीम में आ सकते इस टाइम पे. एंड वेरी अर्ली इन द गेम मैन यूनाइटेड को एक पेनल्टी मिल जाती है, जो कि ब्रूनो साहब हमारे, जो कि ब्रूनो अल्टीमेटली मिस कर देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक दैट वाज अ पेनल्टी? हाँ, क्लियर पेनल्टी थी, राइट. एंजो फर्नांडिस ने किया था. हाँ, आई थिंक बहुत ही पुअर पेनल्टी थी फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस आल्सो, क्योंकि वो एकदम कॉर्नर में उसने मारी भी नहीं थी. यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम फर्नांडिस. एग्जैक्टली. एंड काफी बड़े मैच में उसने मिस कर दिया. बट व्हाट आई लाइक फॉर फर्नांडिस इज कि वो पेनल्टी मिस करने के बाद लगातार उसने प्रॉपर अपना एफर्ट रखा है. पूरे थ्रू आउट द गेम ही वॉज दी ओनली गाय जो कि लगातार भाग रहा था पागलों की तरह. ऑल द मोस्ट गेम्स में ऐसा होता ही है कि वो भागता रहता है, बट आई थिंक काफी पॉजिटिव हमें इंटेंट देखने को मिला फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस स्पेशली. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड बहुत अगर मेजर चांसेस क्रिएट नहीं भी कर रही थी, ऑल्दो दे क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यू चांसेस इन द फर्स्ट हाफ ओनली, काफ़ी जो कि स्कोर हो सकते थे और ज़्यादा. बट आई थिंक अगर नहीं भी कर रही थी ना, तो एक चीज़ जो उन्होंने करी वो लगातार टेस्ट कर रहे थे कीपर को. एंड इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि इन द फर्स्ट हाफ ओनली लोगों ने 18 शॉट ले लिए थे विद 7 शॉट्स ऑन टारगेट, वेयरएज चेल्सी ने 5 ही शॉट लिए थे और 3 ही शॉट ऑन टारगेट थे. तो ये चीज़ हमें क्लियर देखने को मिल रही थी कि अगर नहीं भी हमारे पास गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट हो रहे, लेट्स जस्ट टेस्ट द कीपर. भाई मेरे ओपिनियन में यूनाइटेड कुड हैव स्कोर्ड मच मोर इस पूरे मैच में ना. आराम मुझे लगता है 5 गोल इन द फर्स्ट हाफ आल्सो, इन द सेकंड हाफ आल्सो, राइट. और मैं इसीलिए व्हाई आई सेड कि मतलब मैं थोड़ा रूड भी साउंड करूंगा, बट पॉइंट वही है कि यार जो सच है वो सच है. चेल्सी वर रियली बैड. मतलब मैं पिछले पॉडकास्ट में आई वाज होपिंग कि चेल्सी जीतेगी एंड दे विल पुट अप अ शो. जब सिटी के साथ 4-4 ड्रॉ कर सकते हो तो वैसे क्यों नहीं कर सकते. बट मतलब एज गुड एज यूनाइटेड वर अटैकिंगली, डिफेंसिवली, तुम जो भी कह लो, चेल्सी वर सुपर पैथेटिक भाई. जिसकी वजह से आई थिंक उनका यूनाइटेड का गेम भी और एलिविएट होकर दिखाया हम लोगों को, राइट. एंड आई थिंक 2-3 चांसेस थे इन द फर्स्ट हाफ ऑल्सो चेल्सी के पास भी स्कोर करने को. बट वही बात है कि इनके पास एक भी प्रॉपर नंबर 9 नहीं है. निकोलस जैक्सन ये लोग खिला रहे हैं एंड ही इज सो बैड राइट नाउ, ऑल्दो ही हैज स्कोर्ड 6 समथिंग गोल्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ. बट जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी फिनिशिंग है, दैट इज बिस पुअर भाई साहब. 6 गोल्स इन हाउ मेनी गेम्स? अब तो 15 गेम हो चुके हैं. सारे खेले उसने? मतलब सारे तो नहीं खेले होंगे, बट आई थिंक 10 समथिंग तो खेले ही है उसने. तो वो भी कौन सा बहुत टॉप रिटर्न, टॉप नहीं है, बट वही बात है कि बहुत बड़ा नाम भी नहीं है अल्टीमेटली. बट मुझे लगता है कि लाइक अर्जेंटली इनको चेंज करने की जरूरत है अपना स्ट्राइकर. आई थिंक जब एनकुंकू आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबब्ली ही विल स्टार्ट. बट जब तक एनकुंकू नहीं, आई थिंक ये निकोलस जैक्सन की जगह तो ब्रोहा खिला ले, जो कि सेकंड हाफ में आता है अल्टीमेटली, उससे ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था देखने में. आई थिंक ब्रोहा को खिलाना इज़ मच बेटर. एंड जब वो फिट था तो उसको खिलाना चाहिए था ब्रोहा को. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ, एंटनी की परफॉर्मेंस वाज द परफॉर्मेंस जो कि सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थी मेरे लिए. क्योंकि ट्रू लाइक जनरली हमें जो कई बार देखने को मिलता है ब्राजीलियन से कि यार या तो ये लोग एकदम टनल विजन होता है इनका, ये तो पास ही नहीं देंगे, कहीं से भी शूट ले लेंगे, राइट. एंटनी का फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं था. फर्स्ट प्रायोरिटी उसके दिमाग में ये थी कि मैं पास देखने जाऊंगा. तो आई थिंक क्रिएटिवली, पासिंग वाइज, शूट भी उसने 2-3 अच्छी ली थी. ओवरऑल गेम उसका काफी अच्छा देखने को मिला था. वर्क रेट तो मिलता ही ऑब्वियसली एंटनी से. तो आई थिंक एंटनी का साथ भी वही सीन है ना. अब उसने तो कुछ बोल भी दिया मैच से पहले, तो ये हैज अ पॉइंट टू प्रूव. ऐसा नहीं हो सकता कि अब उसने बोल दिया और फिर वो ही ड्रॉप्स अ स्टिंकर, तो फिर बात उसी के ऊपर उल्टा आएगी कि तू है कौन बोलने वाला, राइट. तो वो चीज़ अवॉइड भी करनी थी. उसका ही प्रेशर होगा थोड़ा बहुत, and sometimes pressure does get the best out of you. So it happened to be that case. And then enter 90th में अल्टीमेटली एक गोल आता है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैकटोमिने गोल मार देता है भाई साहब फिर से. हमने पिछले पॉडकास्ट में जब प्रीव्यू कर रहे थे इस मैच का, हमने डिस्कस किया था कैसे क्या मैकटोमिने को स्टार्ट करना चाहिए. एंड उसका कराने का लॉजिक यही था कि एटलीस्ट ही हैज बीन शोइंग द नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स. एग्जैक्टली वही हुआ. 2 गोल उसने मारे. वही डिफरेंस मेकर था एट द एंड ऑफ द डे. एंड आई थिंक जो भी गोल था, फर्स्ट गोल तो काफ़ी फ्लूकी था, सेकंड वॉज स्टिल गुड, क्योंकि फर्स्ट गोल इधर उधर से लगते लगते वापस उसके पास आ गई बॉक्स के अंदर, उसने मार दी. नहीं, बट ऑनेस्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि चेल्सी क्यों तब बुरी थी, क्योंकि तुम जब वो पहला गोल आया भी है, उससे पहले से 3-4 बार मोमेंट्स आए थे कि लग रहा था कि अब आने वाला है गोल. मतलब
the likeliness of Chelsea conceding a goal was like 90% and 10% ऐसा था कि बच जाए in my opinion. Like I remember वो जो momentum चल रहा था. मैकटोमिने वगैरह को एक फ्री हेडर टाइप भी मिले थे जो कि आराम से गोल हो सकता था, वो हो नहीं पाया अल्टीमेटली. बट आई थिंक एज यू सेड कि और गोल आ सकते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से और शायद पहले ही आ जाने चाहिए थे कायदे से तो. बट गोल मार देता है मैकटोमिने एंड आई थिंक उसके बाद भी चेल्सी से कोई इंटेंट देखने को नहीं मिला. यूनाइटेड की प्रेसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी इस बार आई थिंक, क्योंकि सारे लोग प्रेस कर रहे थे इन्होंने ऑर्गेनाइज वे, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि प्रेस नहीं कर रहा था. इसलिए काफ़ी जल्दी चेल्सी पैनिक कर जा रही थी. एंड एज आई सेड कि सैंचेज जो उनका कीपर है चेल्सी का, ये लोग शूट ले रहे थे टेस्ट करने के लिए. आई थिंक सैंचेज वाज हॉरेबल इन दिस गेम. काफ़ी ज़्यादा एरर्स वो कर रहा था. लाइक एक दो सेव्स भी उसने अच्छे करे, बट द फैक्ट इज कि काफ़ी ईजिली बॉल गिव अवे भी कर रहा था वो. तो वो चीज़ देखने को सही नहीं लगी मुझे. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जस्ट बिफोर द हाफ टाइम कोल पार्मर एक गोल मारता है. आई थिंक गोल क्वालिटी वाइज काफी अच्छा था, बट डेफिनेटली लिंडेलॉफ शुड हैव डन बेटर भाई. एंड लकी थी कि वो गोल मिल गया. मतलब 1-1 ऑल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर. राइट, बट आई थिंक लिंडेलॉफ बेटर कर सकता था, बट क्वालिटी थी उधर कोल. हाँ बिल्कुल. लाइक ही केप्ट द डिफेंडर्स गेसिंग एकदम एंड मोमेंट तक. फिर एक तो शूट भी इतना धीरे ली थी, मुझे लगा था कि रुक जाएगी अल्टीमेटली, बट उनाना है भाई वहाँ पे, तो क्या ही कर सकते हैं. एंड अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि पोजेशन सॉर्ट ऑफ इक्वल था, बट वही बात है कि इंटेंट जो है वो सब यूनाइटेड की तरफ से था. XG में भी यूनाइटेड 2.78 का XG फर्स्ट हाफ में ही बना चुकी थी. चेल्सी सिर्फ 0.43 का बना के बैठी थी. आई थिंक जो भी टीम टॉक होगी ये होगी कि यूनाइटेड को जो भी चांसेस बना रही है, यू मस्ट टेक द चांसेस बेटर. सेकेंडली आई थिंक क्योंकि आमराबाद और मैकटोमिने का डबल पिवट था यूनाइटेड में, चेल्सी में एंजो फर्नांडिस और कैसिडो का था. भाई बहुत बेटर क्वालिटी प्लेयर्स है चेल्सी के पास. उसके बाद भी लोग कंट्रोल नहीं बना पाए इन द मिडफील्ड एरिया. आई थिंक वहां पे लोग लैक करे काफी ज्यादा. लेकिन नंबर्स भी सेम थे मिडफील्ड में, सेम फॉर्मेशन है, तो ऐसा भी नहीं कि आउट नंबर हो रहे हैं वहां पर. राइट, सो हाँ दे शुड हैव डन बेटर. देन सेकंड हाफ में हम लोग सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं. स्टार्टिंग में ही रेगियो आ जाता है इन प्लेस फॉर लिंडेलॉफ. आई थिंक लिंडेलॉफ की जो गलती थी गोल के बाद, गोल पे उसके बाद उसे चेंज कर दिया गया. लूक शॉ वापस सेंटर बैक में आ गया, लेफ्ट बैक पे रेगियो आ गया हमारा. हाउ डू फील अबाउट दिस चेंज दो, क्योंकि लूक शॉ को दोबारा सेंटर बैक बनाना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप 3-4 गोल की लीड पे हो कि आपको जीतना ही है गेम. बहुत डाइसी सिचुएशन थी उस टाइम पे 1-1 पे. एंड यूनाइटेड को आप कभी भी मतलब काउंट आउट नहीं कर सकते मैस अप करने का किसी भी लीड को. सो वाज इट इवन वाइज ऑन टेन हैग्स पार्ट? आई थिंक कुछ ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं था उसमें, क्योंकि लूक शॉ सेंटर बैक खेल लेता है. लास्ट सीजन में हमने देखा कि वो खेल लेता है. एंड लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग आई थिंक लूक शॉ और मैग्वायर की पार्टनरशिप जो कि आपस में केमिस्ट्री है उनकी, दैट इज बेटर देन मैग्वायर एंड लिंडेलॉफ. प्लस जब अटैक कर रही है यूनाइटेड काफी अच्छे से, तो वो हेल्प भी करा उसको अल्टीमेटली. सो यू फील लूक शॉ राइट नाउ एज अ सेंटर बैक इज बेटर देन लिंडेलॉफ? हाँ, लिंडेलॉफ से तो है. ओके. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और सब्स्टिट्यूशन होता है स्टार्टिंग से ही, जो कि रीस जेम्स आ जाता है इन प्लेस फॉर कुकुरेला. एंड अगेन रीस जेम्स इसलिए आया क्योंकि उसको नी पेन था, इसलिए थोड़ा लेट आया गेम के अंदर. बट देन अगेन आई थिंक जब रीस जेम्स आता है तो फ्लैंक थोड़ा सा बेटर दिखता है हमें. ओके. थोड़ा लाइवली दिखता है, थोड़ी क्रॉसिंग दिखती है. बट देन अगेन आई थिंक रीस जेम्स कुड हैव डन बेटर. बट वही बात है कि उस फ्लैंक पे अपना जो गर्नाचो का भी आई थिंक फर्स्ट हाफ वाज नॉट दैट गुड, बट सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा लाइवली हो गया वो. बोथ क्रिएटिवली एंड अपने शूटिंग वाइज भी. लाइक ही कुड हैव आल्सो स्कोर्ड अ गोल अल्टीमेटली. बट उसके बाद आई थिंक कि 48 मिनट के आसपास ही एक जैक्सन को एक फ्री हेडर देखने को मिलता है. बहुत ईजी हेडर था इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स. आई थिंक वहाँ से आप मिस करना इज मोर डिफिकल्ट देन स्कोरिंग द गोल. तो वो भी कैसे ही मिस करता है मुझे समझ में नहीं आया अल्टीमेटली. बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड फिर से मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में भी दे वर द बेटर टीम अल्टीमेटली. ऑफेंसिवली, डिफेंसिवली, मिडफील्ड कंट्रोल आई थिंक सब में यूनाइटेड बेटर थी. एक मैं चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, जो तुमने जैक्सन का बताया है ना अभी कि उसने 6 यार्ड के अंदर से मिस करा है, आई थिंक पॉइंट वही है मेरा भी, जो मैं तब से कह रहा हूँ. आई विल वंस अगेन से दिस बिकॉज आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड बाय द शो. ऑल्दो वही लोग कहेंगे कि भाई लॉजिक भी नहीं है इस बात का, एक्सपेक्ट तुम क्या ही कर रहे हो चेल्सी से. माई पॉइंट इज यूनाइटेड जैसी टीम, जो तुम भी कह रहे हो एंड सब लोग भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड की वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेस थी ये सीजन की, ठीक है. उस परफॉर्मेंस में भी दे मिस्ड अ पेनल्टी. दे गेव चेल्सी एम्पल ऑफ क्लियर चांसेस जहां पे वो लीड ले सकते थे. चेल्सी को सिर्फ उन चांसेस को कन्वर्ट करना था. और ये ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई हाफ चांसेस कन्वर्ट करना है. क्लियर कट चांसेस हैं जो कि तुम्हें बने बनाए मिल रहे हैं, तुम्हें उन्हें बस स्कोर करना है. यूनाइटेड की ये हैबिट है कि वो जीता हुआ मैच भी हरवा सकते हैं अपने आप को. इस सीजन में हमने ये यूसीएल में भी देखा है, हमने ये प्रीमियर लीग में भी देखा है. जब छोटी टीम्स आके उनको पीट के चली जा रही हैं तो चेल्सी क्यों नहीं कर सकती थी. विच इज़ वाई माई होल पॉइंट, जो मैंने इस सेगमेंट के स्टार्टिंग में कहा था कि आई थिंक
United as good as they were, Chelsea were too pathetic that made United look much better. वरना on paper, despite being bad, Chelsea could have won this game. United उतने chances आपको देती है खुद हारने के लिए. राइट. तो मेरी कंप्लेंट ही वहीं पे पूरी. एंड आई थिंक ऑल ओवर जो भी सेकंड हाफ की वाइब थी वो डिट्टो सेम थी जैसी फर्स्ट हाफ की थी. चेल्सी वर काइंड ऑफ गेटिंग डोमिनेटेड, नॉट इन पोजेशन, क्योंकि पोजेशन अल्टीमेटली इक्वली था उनका, बट वही बात है कि थ्रेटनिंग जो थी वो यूनाइटेड की तरफ से ही लग रहा था पूरे. एंड फिर मैकटोमिने का एक गोल आता है, सेकंड गोल आता है बेसिकली सेकंड इन द 60-70th मिनट के आसपास. एंड वहाँ पे आई थिंक गर्नाचो का जो क्रॉस था, आई थिंक दैट वाज प्योर क्वालिटी, जो कि उसने एकदम से कटन का क्रॉस डाला, वो भी एकदम क्वालिटी क्रॉस है. एंड दैट वाज अ वेरी गुड रन फ्रॉम मैकटोमिने एज वेल. जो वो थर्ड मैन रन्स प्रोवाइड करता है इनसाइड द बॉक्स, आई थिंक वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे यूनाइटेड को गोल स्कोर करने में. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली लीड ले लेते यूनाइटेड 2-1 की. एंड इन द 84th मिनट रैशफोर्ड आता है फॉर हॉलैंड. क्या उसको आना चाहिए था इस मैच में? नहीं, वेरी ऑनेस्टली नहीं आना चाहिए था. एंड उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए उठे उसके इंटेंट पे, क्योंकि देयर वाज एन इंस्टेंस जहाँ पे फिर से हमें वही देखने को मिला कि उसके सामने से कोई डिफेंडर बाईपास करके चला गया प्रेस को, एंड रैशफोर्ड ने कुछ भी प्रेस नहीं करा. आमराबाद में टॉमनी सब अपनी पोजीशन छोड़ के आ रहे थे, रैशफोर्ड चल चल के आ रहा था पीछे. तो आई थिंक फिर से वो चीज़ हमें देखने को मिली रैशफोर्ड की तरफ से. एंड एक जो चीज़ मैं कहूँगा दैट इज़ कि वाई हॉलैंड इज नॉट स्कोरिंग गोल्स राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग. सी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी क्वालिटी ड्रॉप ऑफ हो जा रही है प्रीमियर लीग में. जब एक सेंटर फॉरवर्ड से इतनी प्रेस कराई जाती है तो इट इज़ बाउंड कि वो गोल थोड़े कम मारेगा. ओके. आई थिंक यहाँ पे हम लेवेंडोस्की कंपैरिजन ले, कितने भी टॉप स्ट्राइकर, लेवेंडोस्की, अपना केन ले लें, हालैंड ले लें, जितने भी टॉप स्ट्राइकर्स इस टाइम पे वो प्रेस करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आउट एंड आउट पागलों की तरह भाग ही जा रहे हैं, जो कि टेन हैग अपने सिस्टम में अपैरेंटली रिक्वायर कर रहा है कि मेरे को एक स्ट्राइकर चाहिए जो कि भागता है, जिसकी वजह से रोनाल्डो को भी निकाला गया. एग्जैक्टली निकाला गया. तो आई थिंक जब वो इतना भागेगा, फर्स्ट ऑब्वियसली उसकी एनर्जी डाउन होगी, तो लाइक हर बार उसके पास वो एनर्जी नहीं होगी कि वो एट द राइट टाइम पे राइट प्लेस पे खड़ा. बट आई डोंट गेट कि ये एनर्जी और राइट टाइम यूसीएल में कैसे आ जाता है और प्रीमियर लीग में क्यों नहीं आ रहा. आई थिंक यूसीएल में जितने भी यूनाइटेड ने खेले वो थोड़े मोमेंट्स वाले मैचेस खेले, लाइक बॉल आ गया तो आ गया. एंड हॉलैंड के कई बार गोल्स आए हैं तो वो अर्ली गोल्स आए हैं. हाँ. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने चांसेस किस मोमेंट पे क्रिएट करे अपनी टीम पे. अगर अर्ली करे तो ऑब्वियसली ही वुड हैव मोर एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वैसे बाद में करेगा तो मे बी उसकी एनर्जी थोड़ी डिप्लीट हो जाएगी. स्पेसिफिकली आई थिंक इस मैच में तो बहुत डिप्लीटेड लग रहा था बाय द जब तक वो सब्स्टिट्यूट हुआ है. बट हाँ भाई, रैशफोर्ड जो है बिल्कुल अपना केस नहीं बना पा रहा है. एंड ओवरऑल सेकंड हाफ में भी आई थिंक पोजीशन इक्वल था उनका. एक जो चांस अब रोहा के पास एकदम एंड में आते आते जो उसने क्रॉसबार पे मार दी थी हेडर, आई थिंक वो भी बहुत ईजी चांस था, वो आपको गोल मार देना चाहिए था. अल्टीमेटली यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में भी 1.24 का एक्सजी क्रिएट करा और चेल्सी ने सिर्फ 0.97 का करा. यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में भी 10 शॉट लिए जिसमें 2 ऑन टारगेट थे. चेल्सी ने 8 शॉट लिए जिसमें 0 ऑन टारगेट थे. तो आई थिंक अ डिजर्व्ड 0 ऑन टारगेट भाई. एग्जैक्टली. तो आई थिंक अ डिजर्व्ड विक्ट्री फॉर यूनाइटेड ओवरऑल. एंड इसके बाद ही जो कुछ पॉजिटिव्स है, आई थिंक एक तो अटैकिंग डिस्प्ले काफ़ी अच्छा था यूनाइटेड का, प्लस आई थिंक एंटनी इज द बिगेस्ट पॉजिटिव. डिफेंसिवली थोड़ी वल्नरेबल थी यूनाइटेड एट टाइम्स, बट दे विल ऑब्वियसली इंप्रूव. मतलब आई पर्सनली थिंक इवन अगेंस्ट अ टीम मच स्मॉलर देन चेल्सी दैट इज मच मोर डिटर्मिन्ड, वो ये मैच जीत सकती थी. मतलब यूनाइटेड के लिए वही यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है कि अगर आप पूरे मैच में अच्छा खेल भी रहे हो, फिर भी आपके पूरे सिस्टम में ऐसे लूप होल्स होते हैं जो कि दूसरी टीम को 2-3 चांसेस देते हैं लीड लेने का. वो अवॉइड करना एक बार सीख गए लोग, फिर यू विल स्टार्ट सीइंग मच मोर पॉजिटिव रिजल्ट्स इन माय ओपिनियन. बट नॉनदलेस एक अच्छा रिजल्ट था एंड मच नीडेड फॉर टेन हैग एंड फॉर ऑल द रैशफोर्ड हेटर्स ऑल्सो, क्योंकि अब केस उसके अगेंस्ट ही बन रहा है. वरना अगर हार जाते तो बोलते कि रैशफोर्ड के बिना भी तुम क्या ही उखाड़ रहे हो. बट यहाँ से चलते हैं अबाउट मैन सिटी, बिकॉज ये मैच पता ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा मैच कौन देखेगा, तो मोहित पे डिसाइड हुआ कि मोहित यूनाइटेड वाला मैच देखेगा एंड आई विल वॉच सिटी वर्सेस विला. ऑल्दो मैंने साइड में लगा लिया था वो भी यूनाइटेड का, जब भी नजर जा रही थी तब मैं देख रहा था. मजा तो आता ही है. बट द पॉइंट इज यार कि सिटी वाला मैच भी तुमने मिस करा है. इट वाज आल्सो वन हेल ऑफ अ मैच बिकॉज ये चीज मैंने तो कभी होती नहीं देखी ऐसा पर्सनली कि इतना डोमिनेट हो रही है सिटी. राइट. जब से गॉर्डियोला के अंडर आए लोग. यू टेल मी लास्ट टाइम तुमने कब देखा था कि सिटी ने पूरे मैचेस से 2 शॉट लिए? आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली. मैं कब करा उनने मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि जब से सिटी देखना हमने स्टार्ट करा है गॉर्डियोला के अंदर, दे हैव बीन दैट टीम जो कि अल्टीमेटली आउट एंड आउट डोमिनेट करती है. राइट.
बट अल्टीमेटली इस मैच में नहीं कर पाती। और मतलब यहाँ पे एकदम घुस जाते हैं मैच के अंदर, फिर ये और इस चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, इस थॉट को थ्रू आउट दी एनालिसिस। जो लाइनअप थी, पहली बात तो हालैंड ऑफ कोर्स स्टार्ट कर रहा था ऊपर, उसके पीछे जो 4 होते हैं इन अ 3-2-4-1, फोर्डन लेफ्ट विंग पे था, राइट विंग पे सिल्वा था, और बीच में जो 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स थे वो अपने अल्वारेज और लुइस थे। ओके, तो यहाँ पे ग्रिलिश भी नहीं था और डोकू भी नहीं था। ये एक मेन पॉइंट था। डबल पिवट में पीछे स्टोन्स था अपनी पोजीशन पे ही, बट साथ में रॉड्री की जगह कांजी था बिकॉज रॉड्री सस्पेंडेड है अपेरेंटली। अब पीछे जो 3 सेंटर बैक्स थे वो हमारे वॉकर, डियाज और ग्वार्डियोल थे। ओके, कीपिंग में एडरसन था, विच इन माय ओपिनियन आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम। ये जो दिख रहा है ना स्कोर लाइन, हो सकता था। ओ भाई साहब, ही मेड सम ग्रेट सेव्स इन माय ओपिनियन। सो स्टार्ट ही इस पॉइंट से करते हैं जो कि मैं काफी लोगों से सुन रहा हूँ। आउट ऑफ नोवेयर ये चीज एकदम एक ये फ्लॉ निकल के आया है टीम के अंदर, विच इज कि रॉड्री जब खेलता है तो भाई देयर इज नोबडी बेटर राइट नाउ एट हिज पोजीशन, ठीक है। बट ऐसा अब कई लोग एकदम से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गार्डियोला एंड सिटी ने रॉड्री का कोई बैकअप क्यों नहीं रखा सीडीएम पोजीशन पे। कब एट टिल विच पॉइंट विल यू कंटिन्यू टू प्ले पीपल आउट ऑफ पोजीशन एंड एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म। जैसे कि अभी अकांजी खिलाते हैं, एक तो हमने गार्डियोला के अंदर सिटी में स्पेशली काफी देखा है कि कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल रहा होता है। अभी अकांजी की जगह बर्नार्डो सिल्वा भी खेल सकता है वहां पर, और वो 99% ऑफ द टाइम्स परफॉर्म करके भी देते हैं बिकॉज गार्डियोला इतने अच्छे से समझाता है उनको अपना रोल, और इतने फ्लूइड हैं उसके टैक्टिक्स। इस बार अकांजी को खिलाया बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर पाया। वो पता है वो रॉड्री कमी मुझे भी क्लियरली दिख रही थी पूरे मैच में। जिस तरीके से मिडफील्ड का बैटल में, जहां पे ये लोग इस फॉर्मेशन में 6 लोग खिलाते हैं अपेरेंटली, 4 आगे और 2 पीछे, यू हैव टू आउट नंबर द ऑपोजिशन एट ऑल टाइम्स। मतलब तुम इतने बंदे लेके तुम मिडफील्ड में कैसे डोमिनेट नहीं करोगे। इस फॉर्मेशन की सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है। बट उसके बाद भी मैंने नोटिस करा था कैसे सिटी लिटरली अपने हाफ में पुश बैक थी और ये लोग पूरा मिडफील्ड, पूरा अटैकिंग सब डोमिनेट कर रहे थे एस्टन विला। ये तो डू यू थिंक कि क्रिटिसिज्म फेयर है एकदम? मैं वही पूछने वाला था तुमसे कि क्योंकि अकांजी ने इस मैच में परफॉर्म नहीं करा और एक मैच शायद पहले भी था, तो एकदम से ये फ्लॉ निकल के आया टीम में जिसके बारे में कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा 100% श्योर। क्योंकि यूजुअली जब भी गार्डियोला किसी और को खिलाता है उस पोजीशन पे या किसी भी पोजीशन पे, तो वो हमेशा परफॉर्म करके देते थे। तो आर वी गेटिंग रिएक्शनरी कि गार्डियोला का जो ये सिस्टम है पूरा कि कोई भी कहीं भी खेल सकता है, एक काइंड ऑफ एक टोटल फुटबॉल वाली बात हो गई, वो इट इज कैचिंग अप विद टाइम, या फिर मतलब इसमें कोई जेन्युइन मीट है इस चीज में? आई थिंक इट इज नॉट लाइक इट्स कैचिंग अप विद टाइम, क्योंकि यही बंदा भी डोमिनेट करके दिखा देगा आपको नेक्स्ट मैच में। वो रॉड्री वाला पॉइंट है एक्चुअली में टीम में कि वो इतना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे टीम में, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट सीडीएम राइट नाउ। तो डिफेंसिवली भी आपको कवर प्रोवाइड करता है, ऑफेंसिवली ही इज ऑल्सो दैट ग्रेट। प्रेस रेजिस्टेंट है, पासिंग उसकी बहुत अच्छी है, दैट्स समथिंग एल्स। बट आई थिंक इट इज़ नेचुरल कि अगर आपका एकदम सॉर्ट ऑफ, अगर आप मेन प्लेयर्स कह सकते हो उसको टीम का, जो हार्ट ऑफ द टीम है, अगर वो एक मैच में नहीं खेला है, नॉट जस्ट एक मैच में, इस सीजन हमने देखा है 3-4 मैचेस जितने में वो नहीं खेला है रॉड्री, सब में सिटी ने स्ट्रगल करा है। आई थिंक इट इज़ लाइक दैट कि अगर मैड्रिड बारसा में मेसी नहीं खेलता तो बारसा स्ट्रगल करती। जब वो हार्ट ऑफ द टीम होता है कोई, बट दैट इज द होल पॉइंट ना, एक अच्छी टीम में देयर विल नेवर बी जस्ट वन गाय जिसके ऊपर पूरा डिपेंडेंस हो है। आई थिंक सिटी में भी ऐसा नहीं है। लाइक देयर हैव बीन मैचेस जहाँ पे उनने उसके बिना भी निकाल लिया। अभी पिछले सीजन तक तो हमें लगता था कि डे ब्रुयने इज दैट गाय जो कि एकदम मेन प्लेयर है उनका, बट उसके बिना भी मैचेस निकालने वो लोग अभी। एंड मुझे लगता है कि इस टाइम पे सिटी के साथ थोड़ा रिएक्शनरी हो जा रहे लोग, क्योंकि अभी जनवरी में सबको पता चलेगा जब ये 10-15 गेम अनबीटन जाएंगे ना, तो सबको अपना पोजीशन समझ में आ जाएगी। बट हाँ, ये प्रॉब्लम है इस टाइम पे। एंड रिगार्डिंग कि कोई इन लोगों ने बैकअप क्यों नहीं ढूंढा है, सी बैकअप तो है, अकांजी भी है, स्टोन्स भी खेल लेता है, एंड अपना कोवाचिच भी इनने लिया था बट वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। आई थिंक गुंडोगान की भी कमी थोड़ी तो खलती है थोड़ी बहुत, बट आई थिंक अकांजी जो है वो अभी इस रोल में आया तो उसको भी टाइम लगेगा जेलअप होने में। जॉन स्टोन्स जो है वो खेला था लास्ट सीजन बट अभी इंजरी से वापस आया। तो जो भी बैकअप ऑप्शंस भी है वो भी एकदम टिप टॉप उसमें एकदम पोजीशन में नहीं है इस टाइम पे, कंडीशन में नहीं है इस टाइम पे। तो आई थिंक कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, बट लाइक पीपल आर गेटिंग अ बिट रिएक्शनरी। बट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ, बिकॉज यहाँ पे व्हाट वाज सरप्राइजिंग, देखो पहली बात तो एस्टन विला के घर पे हो रहा था मैच, एंड मतलब क्रेडिट टू उनाई एमरी भाई, जिस बंदे ने इतना इम्प्रेस करा है। हमने देखा था कि ये यूरोपा में भी इतना, यूरोपा लीग में भी इतना इम्प्रेस करके दिया सबको, यूनाइटेड की पिटाई करी है कितनी बार,
बट अब वो प्रीमियर लीग में भी आकर एस्टन विला को इतना अच्छा खेलते हुए दिखा रहा है. द सेम बंच ऑफ प्लेयर्स दैट वर नॉट परफॉर्मिंग बिफोर, दे आर डूइंग सो वेल. और यहाँ पे मेरा एमी मार्टिनेज भी था, तो मैं एक्साइटेड था देखने के लिए मैच को. एंड ही ऑल्सो, जो थोड़ा बहुत टेस्टिंग उसकी हुई है, ही डिड ग्रेट देयर. कुछ सिट हाउस ही करी उसने इस बार, करने का पॉइंट ही नहीं आया ना, कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई है सच. तो बताता हूँ, अभी फर्स्ट हाफ में पहले के 10 मिनट से ही एस्टन विला चढ़ी हुई थी भाई. पहले के 10 मिनट के अंदर ही एस्टन विला ने 3 शॉट ले लिए थे. सिटी के पूरे गेम में 2 शॉट हैं. कैन यू इमेजिन दिस? पहले के 10 मिनट में विला ने सिटी के पूरे गेम से ज़्यादा शॉट्स ले रखे थे. और एक बहुत ही अच्छा सेव था यहाँ पे एडरसन का, पहले के 10 मिनट में गोल हो जाता है, वरना क्लोज रेंज से एक बहुत अच्छा सेव था डाइव मारते हुए. इट कुड हैव बीन एन इजी, मतलब इजी गोल तो नहीं कहूँगा, मतलब इट कुड हैव बीन अ गोल एंड विला पहले से डोमिनेट कर सकती थी. आई थिंक विला के पास वही था कि टिल दैट पॉइंट, जब तक वो गोल नहीं आया था इनके पास, ये सिर्फ एक ही चीज़ लैक कर रहे थे, विच वॉज लक. थोड़ा लक चाहिए होता है गोल मारने के लिए, स्पेशली अगेंस्ट अ बिग टीम. और वो जैसी लक ने थोड़ा साथ दिया, वो डिफ्लेक्शन से आया गोल अल्टीमेटली हल्का सा. मतलब आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि ये गोल डिजर्वड नहीं था, बिकॉज दिस परफॉर्मेंस डिजर्व्ड अ विनिंग गोल. और वही थोड़ा लक चाहिए था, वो फाइनली इनको मिल गया जब अल्टीमेटली गोल आया. उसको भी डिस्कस करेंगे. बट थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ वो लक की थोड़ी कमी लग रही थी. ये तो वॉज इट कि ये लोग चांसेस में बेटर कर रहे थे, या फिर लाइक पोजीशन वाइज भी लोग दे वर राइट अप देयर? तो पहले के 10 मिनट में तो पोजीशन भी ज़्यादा था इन लोगों का. बट उसके बाद सिटी बीइंग सिटी 10-12 मिनट खत्म होते हैं, और फिर एकदम से इन्होंने कहा भाई जग जाओ सब, ये बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं, अभी इनको दिखाते हैं हम. इन लोगों ने आराम से अपनी बॉल सर्कुलेट करनी शुरू कर दी सारे प्लेयर्स में. मिडफील्ड में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, तो आगे पीछे जा करने की ज़रूरत भी नहीं है, सर्कुलेट करते रहो. बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि टेम्पो थोड़ा सा उनसे छीनो, काम करो गेम को थोड़ा सा, और अब बॉल रोटेट करना शुरू कर दो अपने पास, जो कि सिटी टिपिकली करती है. तो पहले के 10 मिनट में मान लो विला का जो है पोजीशन 50 से ज़्यादा है. इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स सिटी का पोजीशन 60 से ज़्यादा हो चुका था. भाई साहब इतना ज़्यादा फर्क था. और इसी में जैसे ये पोजीशन ने होल्ड करना शुरू करा, एकदम से चांस आता है हालैंड के पास. हालैंड बहुत टाइट एंगल से लेफ्ट साइड पे एक शूट लेता है, बॉक्स के लेफ्ट साइड पे था, बहुत टाइट एंगल से लेता है. एमी मार्टिनेज उसको डाइव मार के सेव करता है, बॉल डिफ्लेक्ट होके जाती है, और फिर वहाँ से वो एक बंदा क्रॉस डालता है, और हालैंड एकदम मतलब ऑलमोस्ट गोल के बगल में खड़ा हुआ था, वहाँ से वो हेडर मारता है एकदम नियर पोस्ट पे, जो कि खाली था. एमी मार्टिनेज आउट ऑफ नोवेयर डाइव मार के उसको रोकता है भाई, आउट ऑफ नोवेयर. और उसके बाद फिर वही पूरा जोश में आ गया, पूरा जो शुरू हो जाता है वो. आई थिंक वहाँ पे मतलब वो वही था कि हाउ डिड मार्टिनेज मैनेज टू सेव दिस, एंड हाउ डिड हालैंड मैनेज टू मिस दिस. और वही मैच डिसाइडर था इन माय ओपिनियन. अगर वो गोल हालैंड ने मार दिया होता, सिटी वहां से रुकने नहीं वाली, चढ़ जाती फिर, क्योंकि उससे जस्ट पहले मोमेंटम पिछले 5-10 मिनट के लिए सिटी के पास आ चुका था, एज आई सेड बिफोर. और आई थिंक ये गेम स्पीक्स अ लॉट अबाउट मोमेंटम. ऐसे कई फेजेस हैं जहाँ पे सिटी का मोमेंटम चल रहा है, ऐसे कई फेजेस हैं जहाँ पे एस्टन विला का मोमेंटम चल रहा है. बट डिफरेंस क्या है, एस्टन विला का जब मोमेंटम वाला फेज आया है तो उसमें वो कुछ करके दिखा रहे हैं. सिटी का जब मोमेंटम वाला फेज आया तो वो सिर्फ पासिंग चला रहे हैं, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे. विच इज वेरी रेयर. आप सिटी से कब एक्सपेक्ट करते हो कि सिटी क्रिएट नहीं कर पा रही है? मतलब नोबडी रिमेंबर्स दिस. एग्जैक्टली. बट इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि जैसे ये चांस बनता है हालैंड का, सिटी थोड़ा सा टेम्पो और बेटर डिक्टेट करना शुरू करती है फॉर अ शॉर्ट वाइल. बट विला के पास तब भी ये सीन था कि सिटी के पास पोजीशन हो जाए, टेम्पो हो जाए, हमारे पास जब भी बॉल आएगी ना, हम हमेशा गोल मारने तो जरूर जाएंगे. और सिटी वही लैक कर रही थी. ये जो भी मैंने हालैंड का एक्सप्लेन करा ना, इसी में वो 2 चांसेस थे जो 2 शॉट ऑन टारगेट लगे और 2 टोटल शॉट्स थे. उसके बाद कुछ लगा ही नहीं है. ये तो दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग फ्रॉम उनाई एमरी, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं उनाई एमरी के फुटबॉल में वंस दे टेक द लीड उसके बाद दे काइंड ऑफ सिट बैक. बट इट्स गुड टू सी कि ये मारने के बाद भी काइंड ऑफ सेंस की सिटी थोड़ी वल्नरेबल है, एंड जब भी चांस मिलेगा विल गो फॉर द गोल. मतलब लिसनिंग टू दिस आई आल्सो फील कि एज आई सेड बिफोर, इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आल्सो कि हालैंड का वो गोल नहीं हुआ पहली बात, एंड इनको इतना जल्दी एक गोल नहीं मिला, विच मेंट कि दे हैड टू चेस फॉर दैट गोल. ये नहीं कि पहले से पीछे बैठ जाओ, क्योंकि I think if there is one team in Europe that can easily break down a low block right now, वो सिटी है, पासिंग निकाल के. वो हमने टॉटनहम के अगेंस्ट भी देखा था कैसे उन्होंने वो खोल दिया था, डोकू और फोर्डन ने मिलके इजी सा गोल मार दिया था. आई थिंक वो गेम प्लान तो वर्क करने ही नहीं वाला था यहाँ पे. सो इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट. बट
मतलब ये वही बात है ना कि टेम्पो अभी सिटी के पास है, लेकिन 30th मिनट तक जब आधा घंटा हो चुका था गेम में, उनके 9 शॉट्स हो चुके थे ऑलरेडी। 9 शॉट्स भाई पहले के आधे घंटे के अंदर। तो बात वही है, मतलब जो मेरा फर्स्ट हाफ का समरी है वो यही है, व्हेनेवर एस्टन विला विल गेट द बॉल, बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ थे कि भाई कम से कम शूट मारने तो जाएंगे, राइट। और इनका ऐसा भी नहीं था कि ये लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर विंग से डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों विंग से गेम चल रहा था। अगर ऐसा, मतलब यू कैन आर्ग्यू कि स्लाइटली थोड़ा सा राइट विंग से ज्यादा गेम चल रहा था इनका, क्योंकि वहां पे गॉर्डियोल भी थोड़ा सा क्लूलेस सा लग रहा था मुझे इन माय ओपिनियन। एंड लेफ्ट विंग पे एक प्रॉपर कोई विंगर नहीं था, जैसे फोर्डन इज नॉट अ प्रॉपर विंगर, तो बहुत ज्यादा ट्रैकिंग बैक और वो सब भी उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। नॉट सेइंग कि वर्क रेट कम था, बट उतना इफेक्टिव नहीं था। मान लो कोई ग्रेलिश या फिर डोकू जैसा होता तो मतलब सिटी का लेफ्ट विंग और उनका राइट विंग, वो उनके लिए डोमिनेट करना थोड़ा ज्यादा इजी था इन माय ओपिनियन। उस साइड पे वॉकर भी था, बहुत तेज भागता है, एंड बर्नार्डो सिल्वा भी, ही इज अ हॉर्स भाई, वर्क रेट बहुत देता है वो। तो आई थिंक वहां से क्रिएट करना उतना मुश्किल था, बट यहाँ पे रिलेटिवली ईजियर था। बट हम देखते हैं कि इसके बाद 45th मिनट पे, जस्ट द लास्ट मिनट ऑफ द फर्स्ट हाफ, एक गोल आ जाता है, बट हेडर था, बट ऑफ साइड हो जाता है। किसने मारा था? हालैंड ने? नहीं, अपना एस्टन विला से। ओह भाई साहब। तो वहां पे वो गोल आ जाता है, इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई इनको बस एक मौका चाहिए, दे आर स्निफिंग अराउंड, दे जस्ट नीड वन ओपनिंग, वहीं से वो गेम किल कर देंगे, राइट। ऑन दैट नोट फर्स्ट हाफ खत्म होता है, एंड इफ आई गो बाय द स्टैट्स, मतलब आई विल टेल यू, सिटी के पूरे फर्स्ट हाफ में सिर्फ 6 टचेस थे पूरे बॉक्स, उनके विला के बॉक्स के अंदर। ओ भाई साहब, 6 टचेस, और उनके 13 शॉट्स थे। तो विला के शॉट्स जो हैं वो सिटी के बॉक्स के अंदर के टचेस से ज्यादा है। इससे ज्यादा डोमिनेशन आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिटी के पास पोजीशन शायद 1-2% ज्यादा था जो कि थ्रू आउट द गेम था, बट इट डज नॉट मैटर। ऐसा भी नहीं कि 60-70% पोजीशन है, ऐसे 52-53 कुछ था। बट ये स्टैट मेरे लिए इट सम्स अप द फर्स्ट हाफ कि सिटी के जो टचेस हैं बॉक्स के अंदर, उससे ज्यादा उनके शॉट्स थे भाई। बट ऐसे सेकेंड हाफ पे आते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार कि मतलब देयर वाज अ डिफरेंट स्टार्ट टू दिस हाफ। पहले हाफ में देखा था कि विला बहुत डोमिनेट कर रही है। आई थिंक यहाँ पे गॉर्डियोला ने कम्युनिकेशन यही दिया होगा कि तुम पैनिक मत करो, अपना जो टिपिकल गेम खेलते हो वो खेलो, टेम्पो डिक्टेट करो, चांस मिल जाएगा। और हमने एग्जैक्टली वही होते हुए देखा। पहले का 15 मिनट तक तो ऐसा था, सिटी का कोई लेना देना ही नहीं है कि गोल मारने की नहीं मारना, अभी बस ये बॉल सर्कुलेट करते रहो, पोजीशन ही मत दो, 1 सेकेंड पोजीशन शॉट अप टू 60% और समथिंग, ठीक है। बट शॉट्स नहीं ले रहे थे ये लोग बिल्कुल भी। चांसेस होता ना डायसेक्टिंग द बॉक्स, ऐसे रन्स डालो वैसे थ्रू बॉल्स डालो, वो नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। पॉइंट अभी ये था कि टेम्पो काम कर दो, और विला जो कि इतना अटैकिंग थ्रेट क्रिएट कर रही है, 13 शॉट ऑलरेडी मार चुकी है, उसको तुम नलिफाई कैसे करोगे? अगर उनके पास बॉल नहीं है तो उनको वो शॉट ही नहीं ले पाएंगे, किल कर दो उनका। तो आई थिंक पहले के 15 मिनट उसी चीज पे फोकस कर रहे थे। बट उसके बाद ना इनका एक शॉट आता है विला का, मतलब आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गाय, बट उसने से रूबेन डियास को पूरा ड्रिबल करा, वो लेट गया था और फिर लेटते लेटते से रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर एक कर्लर शॉट लेता, बट पावर नहीं थी शॉट में, तो एडरसन ने रोक ही लिया आराम से। बट दैट वाज अ साइन ऑफ सम थ्रेट, क्योंकि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एकदम से विला जो है पूरी की पूरी टीम सिटी के बॉक्स के अंदर घुसी हुई है। सिटी की पूरी टीम पीछे डिफेंस करने है। सुनने भी अजीब लग रहा है तो। एग्जैक्टली। और वो कंटिन्यूसली होता है ना कि शॉट लिया, डिफ्लेक्ट होगी, दोबारा उनके पास आ गई, फिर दोबारा शॉट लिया, कॉर्नर हो गया, फिर दोबारा शॉट लिया, अपने पास आ गई। ऐसे कॉन्स्टेंटली शॉट्स और चांसेस क्रिएट हुए जा रहे थे, राइट। तो लग ही रहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि अब गोल तो आने ही वाला है। सिटी यहाँ से कैसे एस्केप करेगी? ऐसे 1-2 सिचुएशंस थे जहाँ पे उन्हें काउंटर में थोड़ी ओपनिंग मिली, बट वही 1 सेकंड दे कुड नॉट रीच द बॉक्स एज सच। उससे पहले गेम किल ऑफ हो जा रहा था, तो एमी मार्टिनेज का टेस्ट ही नहीं हुआ इतना ज़्यादा। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि सिटी को गॉर्डियोला थोड़ा जागा होगा, उसने कहा कि भाई सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, और 3 सब्स्टिट्यूशंस करता है अल्टीमेटली। अल्वारेस, फोर्डन और लुइस, तीनों जो कि वो फ्रंट 4 की लाइन पे थे, वो तीनों को निकाल दिया जाता है, और अपना बॉब है, कोवाचिच और नूनेस, ये तीनों आ जाते हैं। बट उसके जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, वही सब्स्टिट्यूशंस हुए, उसके 2-3 मिनट बाद ही उनका जो बेली है, जो राइट विंग से आता है, वो एक क्रेजी रन बनाता है और बॉक्स के जस्ट बाहर से शूट लेता है, रूबेन डियास से डिफ्लेक्ट होती है और गोल के अंदर जाती है फिर से। मतलब इस बार गोल हो जाता है, एंड
मतलब दिस वाज द अल्टीमेटली द विनिंग गोल एज वेल. यही एक गोल था विच अल्टीमेटली काउंटेड. एंड इसके बाद से भी ना, मतलब आई थिंक ये होगा 70 मिनट के बाद की बात है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किस मिनट पे गोल आया था. इसके बाद भी ना यू कुड नॉट सी देम क्रिएटिंग मेनी चांसेस. सिटी की बात करूँ तो मैं, कि एक अर्जेंसी होती है, थोड़ा वो क्रिएटिव. सिटी को तुम्हें कभी याद है कभी क्रिएटिवली लैक कर रही हो? हाँ राइट. और इन सब के कॉन्ट्री ना एकदम ही विला ऐसा लग रहा था टिल द डाइंग मिनट्स. यूजुअली क्या होता है जो तुमने भी कहा था कि एक बार गोल मार दिया उसके बाद बैठ जाओ आराम से. एंड इट इज ऑल द मोर प्रैक्टिकल अगर आप 70 मिनट के बाद एक गोल मार रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द गेम आप सी ऑफ कर चुके हो, उसके बाद आखिरी के 15-20 मिनट तो बैठ जाओ ना पीछे, क्या ही प्रॉब्लम है? राइट. बट वो फिर भी पीछे नहीं बैठे भाई. दे वर स्टिल ट्राइंग टू गो एट सिटी. इनफैक्ट 78th मिनट पे एक कर्लर आता है जो कि पोस्ट पे लग जाता है, वो भी गोल हो सकता था. एंड ईजिली 2-0 अप हो सकते थे ये लोग. बट वो आफ्टर दे कंसीडर्ड दैट गोल, उसके बाद भी ऐसा नहीं लगा कहीं से कि सिटी जो है ट्राई कर रही है गोल बनाने का. ट्राई कर रही है तो एटलीस्ट क्रिएट तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही है. मतलब उस चीज़ में सक्सेसफुल तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है. तो डू यू थिंक कि कोई प्रॉपर विंगर ले आना चाहिए था गार्डियोला को, लाइक डोकू या फिर ग्रिलिश टाइप, जो कि प्रॉपरली अटैक कर सके, या फिर थोड़ा वैसे टाइप के प्लेयर्स होते हैं? डोकू अपैरेंटली वाज नॉट फिट. अच्छा ओके. कुछ सीन है मतलब इंजरी का. लाइक आई थिंक कि अगर फोर्डन और बर्नार्डो सिल्वा इन दोनों को विंग्स पे खिला तो ये तो थोड़े वैसे टाइप के प्लेयर्स ना, आउट एंड आउट विंगर नहीं है, डायरेक्ट नहीं है. बट फिर वही कॉन्वर्सेशन वही है कि गार्डियोला हैज शोन कि कोई भी प्लेयर कहीं पे भी खिला के वो कर सकता है काम. तो वो आई थिंक वही वाली बात है कि अगर ये पुल ऑफ हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि देखो फिर से कि ये लोग तो हाँ राइट विंग लेफ्ट विंग पे भी खेल लेते हैं. राइट. थोड़ी वो वाली बात भी लगती है मुझे. बट मतलब दिस इज व्हाई आई अप्रिशिएट एस्टन विला सो मच कि यार इवन टिल द डाइंग मिनट्स दे वर नॉट गिविंग अप. दे वर हेल बेंट ऑन मेकिंग श्योर कि भाई हम एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देके जाने वाले. लास्ट आते आते तक भी जो इंजरी टाइम था उसमें भी ऐसा था कि चलो सिटी थोड़ा अर्जेंसी दिखा भी रहा है तो ऑन द काउंटर तुरंत बनाओ भाई चांस. हम नहीं बैठ रहे पीछे. वो देखने में लेजेंड इतना अच्छा लग रहा था. एंड टू सम इट अप भाई, मतलब पोजेशन आई थिंक 54% था सिटी का, बहुत ज़्यादा नहीं था. XG जो है वो 1 से कम की थी इनकी, 0.83 की XG थी पूरे गेम में भाई साहब. यूजुअली इससे ज़्यादा XG हालैंड की खुद की होती है. हाँ. और उनकी XG 2.04 की थी, विच कोड़ा मतलब आई डोंट नो हाउ डू वी कैलकुलेट XG एग्जैक्टली, कौन करता है. मैच देखने में लग रहा था बहुत ज़्यादा XG है. राइट. एंड वही 22 शॉट उन लोगों ने लिए थे एज अपोज टू सिटी के 2 शॉट्स. कैन यू इमेजिन दिस भाई, 22 वर्सेस 2. द थिंग इज कि अब एस्टन विला क्योंकि अब 15 मैचेस हो चुके, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा टू से कि एस्टन विला इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स टू एंटर इनसाइड द टॉप 4. क्योंकि अल्टीमेटली इस टाइम पे सिटी 4th पे है, एस्टन विला 3rd पे है. एंड द मोर सरप्राइजिंग थिंग इज कि यूनाइटेड के अभी 27 पॉइंट्स है, सिटी के 30 पॉइंट्स है. सिर्फ एक मैच का फर्क है. तो जितना गंदा नैरेटिव्स जा रहे हैं दोनों टीम्स के अलग अलग में, एक का एकदम ऊपर जा रहा है, एक का नीचे जा रहा है. Because one guy has proven himself भाई, मतलब हाँ नहीं obviously but the fact is कि सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क है इस टाइम पे. एंड वही बात है कि 15 मैचेस हो चुके, बट स्टिल सिटी इज दैट टीम जिसको सब लोग अभी भी फेवरेट से कहेंगे कि ये अल्टीमेटली जीतने वाले हैं, क्योंकि इनका पक्का है. Do you see a reality जहाँ पे वो लोग नहीं जीत रहे इस बार का प्रीमियर लीग? पता है, आई थिंक कि इस बार चांस है ज्यादा बाकी टीम्स का जीतने का, पिछली बार से ज्यादा है. दैट इज प्योरली बिकॉज लास्ट सीजन जो टाइटल रेस थी दैट वाज बिटवीन आर्सेनल एंड सिटी. इस बार इट इज़ बिटवीन लिवरपूल, आर्सेनल एंड सिटी. एंड हम लोग आर्सेनल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग चोक करेंगे, बट हम लोग लिवरपूल से कह सकते हैं कि हाँ ये टीम है जो कि एक्चुअली फाइट पुट करेगी. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस दो? सिटी को तो जो जीतना वो तो जीतना ही है, चाहे वो आर्सेनल ऊपर चले. द थिंग इज कि जो नेक्स्ट मैचेस होने वाले हैं, आई थिंक आर्सेनल के साथ जो मैच हुआ था दैट वाज आल्सो एटिहाड में मैच था. वो लिवरपूल से जो मैच था वो भी एटिहाड में मैच था. जो अब दोनों मैचेस होंगे दोनों अवे मैचेस होंगे. एंड लिवरपूल वाले मैच में हमने प्रीव्यू में ही कहा था कि एंडफील्ड में जाएंगे तो मोस्ट लाइकली शायद लिवरपूल विन निकाल सकती है. एंड लिवरपूल के थोड़े रीइंफोर्समेंट्स आए हैं. स्क्वाड डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है बट रीइंफोर्समेंट्स आए हैं. एंड आई होप आर्सेनल भी कुछ सीखी अपने लास्ट सीजन से, क्योंकि लास्ट सीजन में दिसंबर तक, मतलब 1 जनवरी 2023 को आर्सेनल टॉप पे थी और फिर लीग टैंक करा है, जो कि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है. आई वुड बी सरप्राइज अगर दोबारा ऐसा होता. आई थिंक इस सीजन हमें जितना कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है प्रीमियर लीग में, दैट इज द मोस्ट आई हैव सीन इन द लास्ट 5 years. इससे ज़्यादा क्योंकि बहुत आर्सेनल, लिवरपूल, एस्टन विला, सिटी, टॉटनहैम, यूनाइटेड, न्यूकासल, 7 तो ऐसी टीम्स हैं जो कि टॉप 4 में एंटर करने जा रही हैं. तो एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है इस बार. एंड लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सिटी ना जीते, बट देन अगेन मैं 90% यही कहूंगा कि सिटी ही अल्टीमेटली जीतने वाली है. आई आल्सो थिंक सो. राइट. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू ला लीगा, जहाँ पे 2 बड़े वीकेंड गेम्स आने वाले हैं.
क्यों? क्योंकि आई थिंक टॉप 4 में से 3 टीम्स हैं जो कि फेस करने वाली हैं, हाँ, और 2 तो एक आमने सामने होने वाली है। उसी की बात कर लेते हैं पहले, विच इज जिरोना वर्सेस बार्सिलोना। क्या है इस मैच का भाई प्रीव्यू, क्या है होने वाला है, क्या लगता है बताओ मुझे। सी तो जिरोना ऑब्वियसली इस टाइम पे फर्स्ट पे बैठी हुई है एंड नो सरप्राइज भाई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला इस सीजन। बार्सिलोना इस टाइम पे थर्ड पे है, थोड़ी स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे ला लीगा में, बट देन अगेन अभी लेट्स सी क्या होता है इस मैच में। इनके लास्ट 5 मैचेस का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें अभी कैसा इनका करंट फॉर्म है, तो बारसा की 3 विन्स हैं, 1 ड्रॉ 1 लॉस है। जिरोना का 4 विन्स है और 1 ड्रॉ है। बेसिकली दे आर अनबीटन इन द लास्ट 5 मैचेस। तो काफ़ी अच्छे रन ऑफ फॉर्म से लोग आ रहे हैं इस टाइम पे। एंड लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस देखें इनके आपस में, तो बार्सिलोना के 3 विन्स हैं और 2 ड्रॉज हैं। बट देन अगेन बहुत ज़्यादा सरप्राइज है नहीं, क्योंकि इस सीजन से पहले तक जिरोना वॉज नोबडी भाई। हाँ, कोई भी जीत जाता था उनके अगेंस्ट। एंड जो लास्ट मैच था पर वो ड्रॉ हुआ था इनका आपस में, जो लास्ट सीजन हुआ था दैट वाज अ 0-0 ड्रॉ। सो इस सीजन इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू टीम अंडर अ कम्प्लीटली न्यू ओनरशिप, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जिरोना पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा बेटर खेलने वाली है इस बार। एंड अगर हम लोग कुछ की पॉइंट्स की बात करें, तो बार्सिलोना के घर पे पहली बात मैच है ये। बार्सिलोना इज अनबीटन इन द लास्ट 4 होम गेम्स अगेंस्ट जिरोना। पहली बात है 4 ही इनके होम गेम्स हुए अभी तक जिरोना बार्सिलोना के बीच में, एंड चारों में अनबीटन है बार्सिलोना। दे हैव स्कोर्ड 17 गोल्स इन दोस 4 मैचेस एंड कंसीडर्ड जस्ट 3। मतलब ये हिस्ट्री तो ऐसा लग रहा है सुनने में कि तोड़ ही देगी बार्सिलोना। पॉइंट वही है, लाइक मैं बता ही से रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये एक्चुअली में इस बार मैटर करेगा नहीं होता। हाँ, क्योंकि जिरोना एकदम नई टीम है इस बार। तो ये जो भी बार्सा के फेवर में जो चीज़ें जा रही हैं, आई डोंट थिंक दैट इट विल मैटर दैट मच। इट इज़ अ क्लीन स्लेट फॉर जिरोना राइट नाउ। एंड जिरोना के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देन अगेन जस्ट शोज कि क्यों ये लोग डालेगा टॉप पे एंड क्यों क्वालिटी दिखाई है इतनी। जिरोना हैव गेन्ड द मोस्ट पॉइंट्स फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस इन द टॉप 5 लीग्स दिस सीजन। हाँ, 19 पॉइंट्स लोगों ने लूजिंग पोजीशन से रिकवर करे। तो इवन इफ बार्सा अगर लीड लेती है, देयर इज अ गुड चांस कि जिरोना भी कम बैक कर सकती है मैच में। अगर टॉप 5 लीग्स में से अगर उन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा किए, तो देन इट जेन्युइनली स्पीक्स। सारे टॉप क्लब्स की आप बात कर रहे हो। हाँ, राइट। उसके बाद भी सब लॉर्ड गार्सिया का फर्क है ना भाई। लॉर्ड गार्सिया वहां पर है। कौन? एरिक गार्सिया वहां पे इस टाइम पे। ओ भाई, लॉर्ड गार्सिया हमारे, राइट। एंड जिरोना का सबको पता ही है वैसे तो ये, बट ला लीगा में दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स दिस सीजन, 34 गोल्स लिए। रियल मैड्रिड से एक ज्यादा आई गेस, 33 मारे रियल मैड्रिड ने। एंड अब जो कंसर्निंग चीज़ है बार्सिलोना के लिए, अगर हम लोग टॉप 5 की बात करें इस टाइम पे ला लीगा में, तो वो कौन है? मैड्रिड, जिरोना, बार्सा, एथलेटिको एंड एथलेटिक बिल्बाओ। राइट। बार्सिलोना इज द ओनली टीम अमंग्स दीज 5 क्लब्स जिन लोगों ने अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म करा अभी तक का इस सीजन में। लाइक 30.9 का एक्सजी इन लोगों ने क्रिएट करा इस सीजन में ला लीगा में, एंड दे हैव स्कोर्ड 28 गोल्स। हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट इन योर ओपिनियन? लेवेंडोव्स्की, वेरी बिग। मतलब यू कुड आर्ग्यू कि जैसे आजकल ना इंटरनेट पे एक बहुत पॉपुलर ओपिनियन ये काउंटर ही बन के आया है, क्योंकि हर एक वॉइस का एक काउंट्री वॉइस भी निकल के आती है। वो ये है कि लेवेंडोव्स्की को चांसेस ही नहीं बना के दे रहे हो इतने, तो कहाँ से मारेगा? आई थिंक यार जितने चांसेस मिल रहे हैं अगर आप उतना भी नहीं कर आई थिंक द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। हाँ, राइट। तो आई थिंक लेवेंडोव्स्की है, नॉट सेइंग कि लेवेंडोव्स्की अलोन उसे ही ब्लेम मिलना चाहिए, बाकी फॉर्ड्स पे भी ब्लेम आएगा, क्योंकि बार्सिलोना हैज काइंड ऑफ स्ट्रगल टू स्कोर दिस सीजन। बट हाँ, बीइंग अ स्ट्राइकर आई थिंक मेजर चंक ऑफ ब्लेम लेवेंडोव्स्की पे ही जाने वाला है। एक्सजी जो है इन लोगों ने पूरे ला लीगा में सबसे ज्यादा बनाई है बार्सा ने, बट जो गोल्स हैं वो 5th पे आते हैं। आई थिंक वी हैव बीन हिटिंग द पोस्ट आल्सो अ लॉट, बी इट रफीनिया और फर्मीन लोपेस का बीच में एक वो बना था, फेज आया था। काफी लोगों का ये है कि पोस्ट भी बहुत हिट करा है हम लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली वो जो गोल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। एंड बाकी जो 4 टीम्स बची उनकी बात करें तो मैड्रिड ने 27.9 का एक्सजी बनाया, उन्होंने 33 गोल्स मारे उसमें। जिरोना ने 28.3 का बनाया, 34 गोल्स मारे उन्होंने। एथलेटिको ने 25.5 का बनाया, 30 गोल उनने मारे, और एथलेटिक ने 26.6 का बनाया, 30 गोल उनने मारे। तो सारी टीम्स आउट परफॉर्म कर रही है अपने एक्सजी को। इट्स जस्ट बार्सिलोना जो कि नहीं कर रही है। एंड अगेन वही बात है कि आप चांसेस बना रहे हो, बट अगर आप उन्हें कन्वर्ट नहीं करोगे देन इट डज नॉट मीन एनीथिंग। राइट। तो अगर हम लोग लाइनअप पे आते हैं, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द लाइनअप फॉर दिस? बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई थिंक it should be the same lineup that we saw against Atletico Madrid in the same formation. 3-2-4-1 types. Okay. I would love if that happens, क्योंकि अगर आप उस फॉर्मेशन के साथ जा रहे हो तो कायदे से तो आपको हर मैच में वही फॉर्मेशन यूज करनी चाहिए। बट चावी के पास पता नहीं वो क्या है कि उसको छोटे नॉर्मल मैचेस में जो 4-3 खिलानी है, फिर एकदम से शिफ्ट कर देना है 3-4-1 में। द पॉइंट इज कि ये भी बड़ा मैच है, टॉप टीम के अगेंस्ट है, तो आई सी द पॉसिबिलिटी ऑफ चावी वंस अगेन यूजिंग दिस फॉर्मेशन 3-2-4-1 वाली।
एंड आई वुड पर्सनली लव दैट अगर ऐसा होता है. अब अगर ये फॉर्मेशन आ रही है तो क्या कोई चेंजेस होने चाहिए एटलेटिको मैड्रिड से? आई थिंक सिर्फ एक ही पॉसिबल चेंज है, क्योंकि बार्सिलोना को काफ़ी रेस्ट मिला. आई थिंक हफ्ते भर का रेस्ट मिला इस मैच से पहले, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम लोग को चेंज करना है जल्दी जल्दी. एंड दिस इज अ 6 पॉइंटर गेम, तो यू वांट योर बेस्ट लाइनअप इन फ्रंट. ठीक है, एक पॉसिबल चेंज यहाँ पे हो सकता है, वो है कि इनिगो मार्टिनेज को आप ले आओ इन प्लेस ऑफ अ डिफेंडर. अब कुंडे ने जो उसका रोल था एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, वो आई थिंक इनिगो मार्टिनेज नहीं कर सकता, तो उसके जगह पे तो वो नहीं आने वाला. एक अराहो को रिप्लेसमेंट का पॉसिबिलिटी आई थिंक वो भी नहीं होगा, बिकॉज अराहो ऑफ कोर्स कैप्टन मार्टियल एंड ला मासिया का, तो उसको नहीं हटाएंगे. सो बाय डिफॉल्ट द ओनली पॉसिबल चेंज इन माय ओपिनियन कुड बी क्रिस्टियनसन चला जाता है और इनिगो मार्टिनेज has been playing good ना. But Martinez has also been playing very good भाई. Okay. तो मैं कह रहा हूँ अगर इफ एट ऑल कोई चेंज करना तो ये हो सकता है फॉर द सेक ऑफ इट, कि अगर हमें करना ही है चेंज तो ये कर सकते हैं. Like there is a possibility, क्योंकि अभी UCL भी आने वाला है मिड वीक में, नेक्स्ट वीक. मतलब बट आई थिंक ये अगर ये मैच हार गए तो लीग ऑलमोस्ट फिर, क्योंकि भाई हाफ वे आने वाले हैं. Okay, right. मतलब वी ऑलरेडी हम लोग कितने 5-6 पॉइंट तो पीछे ही ना. Right. अगर ये हार गए तो 9 पॉइंट पीछे हो गए ना. फिर 9 पॉइंट हम लोग आधी सीजन में चेज कर देंगे. चाहे कितना भी मैसअप कर ले जिरोना, मुश्किल होगा भाई बहुत ज़्यादा. तो ये इट इज़ अ वेरी बिग गेम जहाँ पे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि हाँ इस हफ्ते बाय दिस वीक आई मीन ये वाला मैच एंड द UCL गेम थोड़ा सा पुश कर लिया अपने आप को एक्स्ट्रा, तो इसके रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी क्वेश्चन दे सकते हैं. तो आई थिंक we should be going for our best 11 and either the same 11, the same exact formation that we had against Atletico Madrid, या फिर there is only one possible change. I don't think Lamine Yamal को या फिर किसी को ऐसे Firmino Pace को स्टार्ट कराना चाहिए. I think midfield में भी Pedri, Gundogan and De Jong did good. Felix ने गोल मार दिया तो कैसे ही हटा हो गया. Cancelo has been great at left back और लेफ्ट विंग जो भी कह लो. Rafinha has been good in my opinion. Lewandowski को आप हटाओगे नहीं. तो आई थिंक वो भी वैसे एक चेंज कर सकते हैं आइडियली, बट वो नहीं होगा. मतलब आई डोंट माइंड एंटरटेनिंग समबडी लाइक फरान टोरेस और फीलिक्स इन बिटवीन, बट वो होगा नहीं. सो प्रैक्टिकली एक ही चेंज पॉसिबल है. एंड आई थिंक बार्सा के लिए मैच जीतना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड जो कि 1 पॉइंट पीछे उनसे, एक गेम कम खेल के, उनका मैच अल्मीरिया से है जो कि 20th प्लेस पे है, बॉटम मोस्ट लाइकली जीतने वाले हैं, पक्का ही जीतेंगे. तो आई थिंक वो प्रेशर मेंटेन करेगी एटलेटिको. सो उस चीज़ को अब्जॉर्ब करके उसको मेंटेन करने का लीड, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी कम खेला हुआ है, इसलिए बार्सिलोना का मैच जीता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली. बट नाउ लेट्स कम टू रियल मैड्रिड जिनका मैच होने वाला है. पहले प्रेडिक्शंस तो कर लो, क्या लग रहा है? अच्छा राइट. प्रेडिक्शन आई थिंक जिरोना विल विन. सही है? हाँ. कितने से? 1-0. भाई साहब मतलब आई एम टेम्प्टेड टू बैक वंस अगेन बार्सिलोना. मतलब ये हमारी प्रेडिक्शंस वैसे भी हम लोग बायस के साथ देते हैं, बहुत लॉजिकल प्रेडिक्शन देते नहीं है. तो लॉजिकल वाले की तो फिर पूरी वीडियो ही लॉजिकल वाली बनती. आई थिंक आई वुड गो विद बार्सिलोना बिकॉज दे वांट टू. आई विल से 2-1. लेट्स सी कौन गोल मारता है. बट हाँ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैड्रिड. उनका क्या हाल है भाई, वही बता दो. सो रियल मैड्रिड इस टाइम पे ऑब्वियसली वी नो टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है, एंड रियल बेटिस इस टाइम पे 7th पे बैठी हुई है. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम जस्ट बिकॉज 7th पे बैठी हुई है. रियल बेटिस इज दैट टीम जो कि ट्रबल कर सकती है टीम्स को. एंड बीटिस के घर पे मैच है, एंड रियल बीटिस हैव बीन अनबीटन इन द लास्ट 9 होम गेम्स. ऑल्दो इन सेइंग दैट अगर हम लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो मैड्रिड 5 में 5 विन्स आई हैं, एंड 5 विन्स काफ़ी कन्विंसिंग विन्स आई हैं रियल मैड्रिड की तरफ से. बीटिस की तरफ से 2 विन्स है, 2 ड्रॉज है, 1 लॉस है. सो बहुत ज़्यादा फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा बीटिस का. बीटिस अपनी वाल्वर्दे वाली टीम है शायद. हाँ राइट. नहीं वाल्वर्दे वाली टीम है. अर्नेस्टो वाल्वर्दे है ना? नहीं वो किसी और में आई थिंक. किसी और में भाई, मैं श्योर नहीं हूं यार, बता देना भाई कमेंट्स में. बीटिस में वो था ना कीके सेटियन था एक टाइम पे जब वो मेसी ने वो चिप वाला गोल मारा था, हैट्रिक मारी थी. राइट 18 में था वो. 18-19 वाले सीजन में था. तब बहुत तारीफ करी थी उसने मेसी की, और फिर उसके अगले सीजन नहीं आया था, तब फिर लड़ाई. बट अगर हम लोग लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस देखें इनके, तो मैड्रिड की 2 विन्स और 3 ड्रॉज हैं. लास्ट मैच भी था इनका जो था बीच में, वो ड्रॉ हो गया था. सो ड्रॉ होने के भी काफ़ी चांसेस हैं एक्चुअली. इट्स नॉट लाइक कि मैड्रिड जीती जाएगी सारे मैच, मतलब मैच अपना.
अगर हम लोग कुछ की स्टैट्स की बात करें तो मैड्रिड का जो इस टाइम पे है वो बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है इन ला लीगा। किसने सोचा था हम लोग जिस तरीके से हम लोग गोल्स कंसीड कर रहे थे कि हमारा बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड होगा। एंड जितना डिप्लीटेड है भाई पीछे एट द बैक, मतलब मिलिटाओ तो कब आएगा कुछ पता है उसका? वो सीजन गया सीजन पूरा सीजन गया ना उसका। वो बेस्ट डिफेंडर था हमारा सीजन, डेफिनेटली वही क्या है, तब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे हम? 15 मैच में सिर्फ 9 गोल्स कंसीड किए। एंड एक और सरप्राइजिंग चीज है कि इस टाइम पे 15 मैचेस में हमारी 8 क्लीन शीट है। 21st सेंचुरी में हमारा इससे अच्छा क्लीन शीट का रिकॉर्ड नहीं हुआ एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन। 21st सेंचुरी में मतलब ये हमारी बेइज्जती है या फिर इससे खुश होने की बात कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। बट चलो एटलीस्ट इस सीजन तो हमारा अच्छा जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड अगर हम लोग लाइनअप की बात करते हैं, सो आई थिंक मैड्रिड विल अगेन गो विद द 4-4-2 अटैक फॉर्मेशन, जहाँ पे वो विंगर्स आगे भी जाएंगे और पीछे भी आएंगे। केपा इज फाइनली बैक इन ट्रेनिंग, सो देयर आर चांसेस कि केपा स्टार्ट करे मैच। ऑल्दो अगर लूनिन भी करता है तो ही हैज बीन इक्वली गुड, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। व्हाई डू यू थिंक रियल मैड्रिड हैज स्विच्ड फ्रॉम दैट डायमंड फॉर्मेशन टू दिस नाउ? आई थिंक इस टाइम पे विनीशियस नहीं है, तो वो थोड़ा अटैकिंग इंटेंट भी प्रॉपरली दिख नहीं रहा हमें। एंड इन सेइंग दैट अगर हम लोग थोड़ा डिफेंसिवली देखें तो फिर जब 4-4-2 होती है तो थोड़ी कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन हो जाती है हमारी। एंड जो विंगर्स हैं आई थिंक बेलिंगम एंड अपना ब्राहिम डियास, अगर दोनों को खिलाना है हमें तो फिर हमें दोनों को विंग्स पे ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्चुअली में सेम पोजीशन पे खेलते हैं। आई थिंक 4-4-2 ऑलवेज वर्क्स वेरी वेल फॉर रियल मैड्रिड ना। हाँ एक्चुअली मैं राइट। तो आई थिंक केपा विल स्टार्ट मोस्ट प्रॉब्ली। एंड डिफेंस की बात करें तो आई थिंक मेंडी को फिर से यहाँ पे स्टार्ट दिया जाएगा, एल्बा रूडिगर को दोनों को स्टार्ट मिलेगा। आई डोंट थिंक नाचो को स्टार्ट मिलने वाला है यहाँ पे। एंड सिंस कारवाहल इज नाउ इंजर्ड तो उसकी जगह लूकास वास्केस खेलेगा। राइट। मिडफील्ड की बात करते हैं, आई थिंक अगेन बेलिंगम विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट मिडफील्डर, जो भी कह लो उसको। एंड क्रूज और वाल्वर्दे का हमारा डबल पिवट होगा। मॉड्रिच इज इंजर्ड तो उसका भी केस नहीं बनता, कामाविंगा इज इंजर्ड उसका केस नहीं बनता, चुआमेनी इज इंजर्ड उसका केस नहीं बनता। एंड राइट पे हमारा ब्राहिम डियास स्टार्ट करने वाला है। आई थिंक वो भी डिजर्व करता है। लास्ट 3 कुछ ऐसा स्टार्ट है कि लास्ट 3 रियल मैड्रिड स्टार्ट्स में उसकी 2 गोल आ चुके हैं। दैट इज मोर देन जो उसकी AC मिलान में 21 लास्ट स्टार्ट्स थी उसमें उसके 3 गोल नहीं आए थे, उसने इतने मार दिया भाई। मतलब ये वो CSK वाला सीन नहीं, थोड़ा सा जो भी आता है वो परफॉर्म कर रहा है थोड़ा बहुत। राइट एक्चुअली में। एंड आगे की बात करें तो हमारा रॉड्रिगो होजेलू ऑब्वियसली नो ब्रेनर है इस टाइम पे, और कोई है भी नहीं ऑप्शन अवेलेबल। रॉड्रिगो के लास्ट 3 ला लीगा गेम्स में 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। रॉड्रिगो अभी क्या एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है प्राइमरी? अभी होजेलू के साथ तो सेकंड स्ट्राइकर ही खेल रहा है, बट समटाइम्स जब ब्राहिम डियास के साथ खेलता आगे तो ही इज द प्राइमरी स्ट्राइकर उस टाइम पे। दोनों में से बेटर कब लग रहा है वो देखने में? आई थिंक जब वो सेकंड स्ट्राइकर खेलता है। जब वो स्ट्राइकर खेलता भी है ना तो ही इज ऑलवेज दैट गाय जो कि इधर उधर घूमेगा ही घूमेगा। तो दैट मीन्स कि आपके पास कोई भी फोकल पॉइंट रहा ही नहीं अटैक का। मतलब मेरा पूछने का पॉइंट ये है कि जब विनीशियस आएगा तो कौन कहाँ पे खेलेगा फिर? आई थिंक रॉड्रिगो और विनीशियस होंगे। होजेलू गया पक्का गया। बट लास्ट मैच में भी होजेलू का जो गोल आया था उससे भी उसकी सेलिब्रेशन इतनी वियर्ड थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से चांसेस मिस करे जा रहा था। एंड फिर उसने गोल मारा तो वो ऐसे करने लग गया था क्राउड को देख के। मैंने अभी कल रात को एक रील देखी थी, उसमें एंटनी का दिखा रहे ब्लड थॉट ही इज इन टॉप 10 फुटबॉल रिस्पेक्ट मोमेंट्स। उसमें गोल किसी और ने मारा, क्राउड के सामने जाके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। एंटनी पे तो जोक्स बनते हैं भाई साहब। बट हाँ, एंड इन सेइंग दैट अगर हम लोग बीटस की बात करें, इस पूरे सीजन मोस्टली वो लोग 4-2-3-1 के साथ ही गए हैं। समटाइम्स दे आर गोइंग विद द 4 ही थी, बट 4-2-3-1 ही है बेसिकली। जो उनका मेन पेयर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इसको का भी जो रिडेम्पशन आर्क चल रहा है सीजन, दैट इज वेरी नाइस टू सी एज अ मैड्रिड फैन। क्योंकि कुछ टाइम तक वो लास्ट सीजन बिना क्लब के था, फिर इस सीजन से क्लब मिलता है। एंड आई थिंक कुछ बीच में ऐसा स्टार्ट था, आई डोंट रिमेंबर कि इस टाइम पे क्या स्टार्ट है वो, बट कुछ 11-12 मैचेस में उसके 7-8 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस थी ला लीगा। अच्छा, सो ही हैज बीन परफॉर्मिंग रियली गुड राइट नाउ। तो इसको से हमें एक अच्छा गेम देखने को मिल सकता है। एंड अगर बीटीएस को गोल मारना है तो इसको विल बी द की अल्टीमेटली गोल मारने में। बहुत प्रेडिक्शंस पे आते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन दिस मैच? मतलब मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा अनबायस होके, जैसे मैंने बारसा की बहुत बायस प्रेडिक्शन दी है, आई थिंक लॉजिकली आई थिंक रियल मैड्रिड जीत जाएगी। I think in the recent years, they have kind of mastered the art of minimum effort and maximum results. तो कि मतलब कम से कम एनर्जी वेस्ट करके बस गेम निकाल लो। अब चाहे वो देखने में बेकार लग रहा है गेम, चाहे जो लग रहा है, बट जो मैटर करता है विच इज़ द स्कोर लाइन, वो हम जीत रहे हैं उसमें। आई थिंक वैसे टाइप का गेम हम लोग देखने को शायद हमें मिले भी। बट समहाउ चाहे वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो, चाहे वो कुछ हो,
चाहे वो रेफरीज हो, पता नहीं भाई। बट नहीं जोक्स अपार्ट, बट आई थिंक जीती जाएगी। मे बी अ 2-0। हाँ, मैं भी 2-0 के साथ ही जाने वाला था। सी 2-0 आई थिंक मैड्रिड मार देगी, बट एज यू सेड कि हो सकता है अगली फुटबॉल देखने को मिले, नॉट जस्ट बिकॉज कि रियल मैड्रिड जो है वो थोड़ा लेड बैक खेलेगी जब गोल मार देगी, बट ऑल्सो बिकॉज बीटिस इज दैट टीम जो कि पोजेशन रखती है अपने पास। इस सीजन थ्रू आउट द सीजन उन लोगों ने लाइक कुछ 50 पॉइंट समथिंग पोजीशन उन्होंने ऑन एन एवरेज मेंटेन करा है हर मैच में। Yeah, that is a problem. Madrid doesn't care about possession, the other team taking. वो कहते हैं भाई तुम रखो, हम बहुत खुश हैं। बारसा ने भी तो पहले हाफ में एल क्लासिको में कितना बढ़िया खेला था, एंड में स्कोर लाइन क्या थी, राइट। तो वही बात है। तो आई थिंक अल्टीमेटली रियल मैड्रिड जीत जाएगी, एंड मेरे हिसाब से भी प्रेडिक्शन 2-0 की होगी। लेट्स होप कि हम लोग क्लीन शीट रखते हैं, और जो हमारा बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन 21st सेंचुरी उसको और लाइक वी कैन वन अप दैट, राइट। बट नाउ लेट्स मूव टू क्रिकेट भाई, क्योंकि क्रिकेट में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए? काफी सीरियस और इंटेंस चीजें हैं क्रिकेट में। थोड़ा फुटबॉल थोड़ा मस्ती मजाक का मूड था, यहाँ पे मूड एकदम चेंज होने वाला। ऑल्दो आई थिंक श्रीशांत वाली चीज थोड़ी मस्ती वाली है हमारे लिए तो। बट कमिंग टू इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, आई थिंक यहाँ पे ये हमें काइंड ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो T20 सीरीज है उसका थोड़ा प्रीव्यू भी मिल जाएगा हम लोगों को, एंड जो भी हम बातें भी करने वाले, बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि ये 5 चीज़ों पे इंडियन टीम को टेस्ट करना है साउथ अफ्रीका वाले टूर पे, जो भी 3 T20 हमें खेलने को मिलने। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो, जो भी 3 T20 आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसी का कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं कि उसमें क्या हमें इन 5 पॉइंट्स का आंसर मिलने वाला है फॉर द वर्ल्ड कप। सो लाइक वर्ल्ड कप के लिए अभी हमारे पास देयर आर सम क्वेश्चंस, एंड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, तो लेट्स सी क्या आउटकम आता है। हाँ, मतलब वर्ल्ड कप के लिए जो क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चंस का आंसर अभी हमें इस सीरीज में ढूंढना है, बेसिकली यही है। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट ही हमें शायद विराट कोहली से करना पड़ेगा, बिकॉज वो T20 वाली सीरीज नहीं खेलने वाला है, बट उसके एब्सेंस में कौन खेलने वाला है उसकी पोजीशन पे और क्या चल रहा है उसके पीठ पीछे, वो सब हमें वर्ल्ड कप का कॉन्टेक्स्ट दे देगा जरूर। तो क्या एग्जैक्टली न्यूज़ आई है निकल के, और उसका हम फिर डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स पहले लिसनर्स को बता दो हुआ क्या एग्जैक्टली। सो अपेरेंटली BCCI ये कंसिडर कर रही है कि विराट कोहली शायद T20 वर्ल्ड कप ना खेले, एंड दे आर लुकिंग कि ईशान किशन उसकी जगह हमें 1 डाउन पे देखने को मिले, क्योंकि एक वो थोड़ा नेचुरली फास्ट ऑप्शन मिलता है हमें देखने को, थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा क्या कहते हैं उसे, लाइक मोर T20 डायनामिक, हाँ डायनामिक ऑप्शन मिलता है हमें उसमें। एंड नाउ दैट यू थिंक ऑफ इट, T20 सीरीज जो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई है वहाँ पे वो 1 डाउन खेला था, राइट। तो हम लोग ये के लग रहा है कि ये अभी कितना भी अच्छा खेले बाद में टीम के बाहर हो ही जाएगा, तो ये 1 डाउन पे खेल रहा है तो यहाँ पे तो खिलाएंगे नहीं, बट अब सुन के लग रहा है कि अच्छा इसके पीछे कोई लॉजिक था क्या, BCCI कुछ सोच के बैठी थी क्या, राइट। मतलब यू बीइंग अ कोहली फैन मोर देन यू हैव लव्ड क्रिकेट राइट नाउ, तो तुम क्या इसके ऊपर रिएक्शन दोगे? पहले तुम अपना एक रॉ रिएक्शन दो, देन आई विल ट्राई टू पुट इन सम लॉजिक। सी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक देयर इज नो नीड राइट नाउ ऑफ क्या रिएक्शन, नहीं कि कोहली को लाइक किस रीजन से आप बाहर कर सकते हो इस पॉइंट टाइम पे। लाइक अगर एज बोलो, एज भी उसकी ज्यादा नहीं है इस टाइम पे, मतलब 35 का है भाई, खेल भी तो वैसे ही रहा है अभी इस टाइम पे। मतलब एज अ क्रिकेटर एंड द फिटनेस लेवल दैट ही हैज, ही कैन इजीली गिव एटलीस्ट 4 more years। नहीं, आर्ग्यूएबली ही इज द फिटेस्ट प्लेयर राइट नाउ भाई। वो तो मतलब अगर हम लोग इंडियन टीम छोड़ दो पूरे अक्रॉस क्रिकेट, गिल 24 का उसको क्रैम्प्स आ रहे थे, हाँ वो खेल रहा था अपना आराम से। तो आई थिंक फिटनेस कोई रीजन नहीं हो सकता, एज भी आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा है कि आप उसको बाहर कर दो सिर्फ एज का कंसिडर लेके। फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर था, T20 वर्ल्ड कप 2022 का टॉप स्कोरर था। तो आई थिंक जनरली आप किसी बेसिस पे उसको निकालोगे, एंड यहीं पे वो बात आती है जो कि सोशल मीडिया पे आ रही है, विच इज की टुक हो रहा है बहुत धीरे खेल रहा है। हाँ, टुक अकेडमी से है कि लाइक अपने स्टैट्स के लिए खेल रहा है जो भी है। आई थिंक वो स्टैट्स वाला भी पॉइंट तो फालतू ही है बेसिकली, कि बहुत स्लो खेल रहा है इस टाइम पे। मैं कॉन्टेक्स्ट ऐड करूँ इस चीज़ में। हाँ, एक जर्नलिस्ट है क्रिकेट का, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने ट्विटर पे भी देखा था, क्योंकि वो जो विराट कोहली के जो फैंस हैं ना, जो ऐसी बेसलेस ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, वो उस वीडियो को बहुत शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारे फीड पे आ गया था बाई चांस, तो मैंने वो सुना। मुझे आई डिड नॉट नो ऑफ दिस गाय इनिशियली, जो जर्नलिस्ट ने, बट इतनी वाहियात बात करी है ना कि आपको दिखता है क्लियरली कि ये बातों के पीछे का मोटिव क्या है। सेंचुरी ना मार पाया, हाँ सेंचुरी ना मार, नहीं, इन बातों के पीछे का मोटिव ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसी फैन बेसेस को बढ़ा दो।
अच्छा, और एक एक्सट्रीम ओपिनियन देख के एक साइड के सारे लोग अपने तरफ कर लो ताकि व्यूज आ जाए। क्योंकि ऐसे लोग इतने हाई प्रोफेशनल्स जो कि इस पोजीशन ऑफ पावर में कि वो मीडिया को और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जब वो इसका मिसयूज करके ऐसी चीज़ें फैला रहे होते हैं ना, ऐसे नैरेटिव्स फैला रहे होते हैं। फर्स्टली आई क्वेश्चन यू कि तुमने कितना क्रिकेट खेला है एक्चुअली में, कितनी तुम्हें समझ है, क्योंकि जर्नलिस्ट बनने के लिए क्रिकेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। और जो बंदा एक्चुअली में क्रिकेट ग्राउंड लेवल पे जाके खेला है वो ऐसी बकवास कभी नहीं सुनेगा। आई थिंक जो पोजीशन ऑफ पावर में है लोग, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज गॉट टू बी मोर अबाउट क्लिक्स भाई, मोर देन क्लिक्स। सिर्फ क्लिक्स के बेसिस पे आप कुछ भी बोल दो chaos क्रिएट करने के लिए, आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। बट आई एग्जैक्टली, बिकॉज तुम कितना नीचे गिर सकते हो। तुम स्टेटमेंट सुनो तुम्हें खुद समझ में आएगा। भाई साहब क्या कह रहे हैं, एक वीडियो में ना 2-3 लोगों से ज्ञान बांट रहे कि रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप खेल रहा था तो तेज क्यों खेल रहा था, और उसने विराट कोहली से क्यों कहा धीरे खेलने के। क्योंकि रोहित शर्मा सेल्फलेस नहीं है, रोहित शर्मा से बड़ा तो कोई सेल्फिश प्लेयर ही नहीं है। क्योंकि वो पता है क्या सोच रहा था, जब ओडीआई का वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तब उसका ध्यान T20 वर्ल्ड कप पे था अगले साल का, और वो ऑडिशन दे रहा था अपना, इसलिए वो T20 वाली इनिंग्स खेल रहा था। और कोहली को कहा था कि भाई तू ओडीआई में ओडीआई वाली इनिंग्स खेल ताकि तेरा स्ट्राइक रेट ज्यादा ना हो, और फिर ताकि मैं तेरे को चुपचाप साइड कर दूं अगले साल के वर्ल्ड कप से। ओके। और बहुत सीरियसली बात कर रहा था कि मैं जेन्युइनली मीन करता हूँ इस चीज को। मतलब आई एम टेम्प्टेड टू टेक द नेम बट आई शुड नॉट प्रोबब्ली, but this is so disgraceful from the media, and thanks to social media and platforms like Instagram, Twitter, Facebook, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनका पूरा पर्पस ही यही है कि हर चीज़ को एक पर्सपेक्टिव को एक वॉइस मिले। बट उसका एक डाउन साइड यही है यार कि ऐसे ऐसे लोगों को जो कि कुछ भी बोलते रहते हैं, इतना हेट और इतना अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हो आप पूरे क्रिकेट फैन बेस में। और फिर उसके ऊपर अब ये एक स्टेटमेंट सुन लिया, अब सारे विराट कोहली के जो ये नॉनसेंसिकल फैंस हैं जो कि ट्विटर चलाते हैं, अब उनको मिल गया भाई एक वीडियो, अब कर दो इसको शेयर लाखों लोगों के साथ, और बढ़ा दो इसमें कि आई ऑलवेज न्यू कि रोहित शर्मा से बड़ा ट्रेटर तो कोई नहीं है, ऐसे करके शुरू कर दो। माय आइडल कुड नेवर। हाँ, कि चोकर को निकालो यहाँ से, ये करो वो करो। डोंट, एक है कि डोंट फॉरगेट, डोंट लेट दिस लेटेस्ट न्यूज ऑफ विराट कोहली फॉरगेट यू कि एग्जैक्टली 18 दिन पहले हम वर्ल्ड कप फाइनल हारे बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। तो ये बहुत बुरा लगता है सुन के यार। बट हाँ, मतलब प्लीज कंटिन्यू ऑन योर। नहीं, मुझे बस यही लगता है कि एट दिस पॉइंट ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके लिए आप निकाल सकते हो उसको। इन T20 फॉर्मेट राइट नाउ ऑल्सो इंडियन क्रिकेट टीम में आई डोंट थिंक कि कोई भी उससे ज़्यादा रिलायबल है। चाहे आप रोहित शर्मा का नाम ले लो, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा भी इस टाइम पे विराट कोहली से ज़्यादा रिलायबल है इस टाइम पे। रिगार्डलेस द फॉर्मेट, आई थिंक विराट कोहली इज योर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम में, एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप उसको निकाल दो। इवन अगर हम लोग रोल वाइज देखें तो जो लोग कह रहे हैं टुक टुक खेलता है, कंपेरेटिवली थोड़ा धीरे स्ट्राइक रेट पे खेलता है, T20 उसका स्ट्राइक रेट 137 समथिंग है, 137 138। तो जो हमने अभी कुछ पॉडकास्ट पहले हमने स्मिथ की बात करी थी इन द ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जो थी, हमने उसमें यही कहा था कि अगर आप एंकर रोल भी प्ले कर रहे हो ना तो आपको 130 स्ट्राइक रेट से तो खेलना ही खेलना, 130 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना। अगर एक बंदा आपको एक बॉर्न मैच विनर आपका, जिसने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कैरी किया था इन द लास्ट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, अगर वो एंकर रोल इतनी अच्छे से खेल रहा है T20 फॉर्मेट में, और कौन सा बंदा इस टाइम पे जो कि विराट कोहली जितना अच्छा एंकर रोल प्ले कर सकता है? आई डोंट थिंक कोई है। तो मैं इस चीज को, टू पुट एन एंड टू दिस कॉन्वर्सेशन, 2-3 लॉजिकल और टैक्टिकल पॉइंट से बात करूंगा जिससे हमारा स्टंस क्लियर हो जाएगा। व्हाई विराट कोहली शुड बी प्लेइंग एंड देयर शुड बी नो कॉन्वर्सेशन अराउंड इट कि खेलना है कि नहीं खेलना है। पहली बात तो ये, इन माय ओपिनियन, अब विराट कोहली का खुद ही कुछ अलग चाहता हो तो अलग बात है। जो ये वाली नैरेटिव है ना कि कुड बी का विल बी हिज लास्ट T20 वर्ल्ड कप, ये नैरेटिव शुरू होना चाहिए 2025 में जब वो 26 का वर्ल्ड कप आ रहा होगा। आई थिंक अभी अगले साल वाला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलना तो इट इज अ नो ब्रेनर एट द एज ऑफ 30। ही विल नॉट बी 36 बाय नवंबर में होगा 36 वो, तो ही विल बी 35 एंड विल बी प्लेइंग दैट T20 वर्ल्ड कप। 35 की एज में जो फिटनेस उसके पास है और जो जिस लेवल का गेम उसका है अभी, जिस फॉर्म में है वो, इट इज़ अ नो ब्रेनर कि आपको उसको खिलाना है। जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप वाली कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो आई थिंक 2026 के लिए होनी चाहिए थी। तब आप क्वेश्चन कर सकते थे कि क्या खेलना है कि नहीं खेलना। ये क्वेश्चंस एक वर्ल्ड कप पहले क्यों प्रीपोन हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। और 26 वाला भी, वाई आई एम बैकिंग हिम टू प्लेस बिकॉज ही विल बी 37 राइट, एंड इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। कहीं बाहर होता तो मैं समझ सकता था भाई, ऑल द मोर सेंस टू प्ले हिम, स्पेशली इफ ही इज गोइंग टू बी दिस फिट। सेकेंड पॉइंट,
वही स्ट्राइक रेट का अपेरेंटली ईशान किशन का स्ट्राइक रेट जो है वो कोहली से कम है इंटरनेशनल T20 करियर्स में देखा जाए तो वंस अगेन भाई जो स्लो खेलता है किस बेसिस पे आप बोल रहे हो. थर्डली जो एंकर वाला रोल है आई नो इट इज डिमिनिशिंग स्टिल आउट ऑफ 11 प्लेयर्स यू नीड वन एंकर और वो एंकर का क्या मतलब है वो मॉडर्न क्रिकेट में चेंज हो चुका है. पहले क्या होता था जो कि स्टीव स्मिथ का रोल अभी है कि भाई सिंगल ले लो स्ट्राइक आई सिंगल ले लो दूसरे एंड पे चले जाओ जो आपके साथ का पार्टनर है उसको मारने दो छक्का जैसी स्ट्राइक है सिंगल ले लो राइट. तो आपकी ओवरऑल स्ट्राइक रेट 100-120 के आसपास ही है. आप आउट भी नहीं हो रहे लेकिन आपने एक एंड रोका हुआ है और आपके अराउंड फिर सारे लोग बाकी आके मार रहे हैं. विच इज व्हाट विराट कोहली डिड इन दी ODI वर्ल्ड कप विच इज वेरी ग्रेट बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ODIs. T20 में एज एन एंकर व्हाट यू हैव टू डू पहले ये रोल T20 में होता था अब वो ODI में शिफ्ट हो गया क्योंकि वहां पे भी रन रेट हाई होने लग गई है. अब एज एन एंकर इन T20 व्हाट यू हैव टू डू इज सिंगल तो आ ही रहा है बट अगर आपको ढीली बॉल मिली है कोई तो उस पर यह बहाना नहीं है कि मैंने टैप करके सिंगल ले लिया. वो आपको बाउंड्री तक मारनी ही मारनी है. तो बाय प्रोडक्ट ऑफ इट वुड बी कि स्ट्राइक रेट आपकी ऑटोमेटिकली 130-140 के आसपास आने वाली है. अब उसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई मैं एंकर हूं तो क्या मैं लूज बॉल पे मारने जाऊं और आउट हो जाऊं तो मैं अपना विकेट थ्रो कर दूंगा. नहीं, इन्वॉल्व है and you should be good enough to punish that loose ball. Right. It is a prerequisite of an anchor in the T20s right now. क्या विराट कोहली की वो बस की नहीं है. कोई मुझे ऐसे कह सकता है मेरी आंखों में आके देख के कि विराट कोहली नहीं कर सकता है. 2016 का T20 वर्ल्ड कप 2022 का पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप में से 2 में हमारा वो टॉप स्कोरर रहा है. राइट. आई थिंक 14 में उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था. राइट. अभी ODI वर्ल्ड कप में उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला. हाईएस्ट स्कोरर है. मोस्ट रन्स एवर इन एन ODI वर्ल्ड कप है. करंट फॉर्म ले लो हिस्ट्री ले लो रीसेंट हिस्ट्री ले लो T20 वर्ल्ड कप्स की रोल ले लो उसका स्टैट्स ले लो स्ट्राइक रेट वाले रन्स वाले हर एक पैरामीटर पे अभी हमने प्रूफ कर दिया कि वो होना ही चाहिए टीम में. एंड भाई अगर गिल रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे उसके नीचे फिर स्काई खेलेगा हार्दिक पांड्या आएगा जडेजा जो भी आएगा रिंकू आएगा सब तो मारने वाली ही है तो एक तो बंदा वैसा चाहिए ही ना. ये तो डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि बाई चांस यहाँ पे रोहित और विराट कोहली जो वो ओपनिंग कर सकते हैं? नहीं. ओके भाई तुम ये भी कॉन्वर्सेशन एक आई है. आई वांट रोहित शर्मा विराट कोहली टू ओपन. चलो मैं भी वैसे तो मजा पाएगा भाई बहुत देखने में. कैन यू लॉजिकली एक्चुअली टेलिंग मी कि ये चीज पॉसिबल है या फिर ये चीज फीजिबल है? तुम गिल को किस मुंह से बाहर करने वाले हो? पीपल आर सो रिएक्शनरी. अभी गिल का वो वर्ल्ड कप जो है थोड़ा अच्छा नहीं गया तो लोग एकदम से भूल गए कि T20 में इस साल हमारा बेस्ट बैट्समैन रहा है वो. IPL में तोड़ा उसने T20 में भी उसने सेंचुरी मारी है और लिटरली हर गेम में उसकी स्ट्राइक रेट जो 140 के ऊपर की रही है. राइट. दिस हैज बीन द ब्रेक थ्रू ईयर ऑफ शुभमन गिल इन T20s. मुझे अभी भी याद है हमने जनवरी में लाइव स्ट्रीम करी थी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या शुभमन गिल फिट है T20s के लिए. लिटरली उसके अगले दिन से उसे रन मारे. राइट. You cannot not play Shubman Gill in the T20s right now. भाई there is no reason to not play him. And रोहित शर्मा ने जैसा खेला वो भी खेलेगा ही most likely. जो भी यशस्वी जायसवाल स्टैंड्स हैं जो भी गायकवाड स्टैंड्स हैं I'm sorry but they will have to sit on the bench. 26 पे आना. हाँ 26 में अपना जायसवाल कितने का होगा 22-23 का ही होगा. राइट. स्टिल वेरी अर्ली भाई. शुभमन गिल का पहला T20 वर्ल्ड कप है 24 का है वो 23 में खेल लेगा. इतने में ही होता है यूजुअली आज के टाइम पे. So विराट कोहली शुड बी अ नो ब्रेनर इन माई ओपिनियन. बट यहां से अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. क्योंकि ईशान किशन अगर 1 डाउन पे खेलने वाला है अभी तो हमने पूरा प्रूफ कर दिया या अपने ओपिनियन दे दिया. BCCI की जरूरत थोड़ी माने ना माने उनकी अपनी अलग सोच है. अगर ईशान किशन 1 डाउन पे खेलने वाला है आई थिंक और अगर वो वर्ल्ड कप में भी होने वाला है विराट कोहली नहीं होगा आई थिंक दैट ऑल्सो मीन्स कि KL राहुल नहीं होगा. ओके व्हाई डू यू से सो? सोचो क्यों भाई. लाइक स्ट्राइक रेट की वजह से ही? नहीं तो मेरा लॉजिक ये है टीम में एक ही विकेट कीपर होगा. ओके ठीक है. अगर मान लो रोहित गिल और विराट कोहली हमारे टॉप 3 हो गए स्काई हैज टू बी नंबर 4. डेफिनेटली. ठीक है. मोस्ट लाइकली श्रेयस अय्यर भी फिर टीम में नहीं बनने वाला है. नंबर 5 पे यू नीड अ फिनिशर काइंड ऑफ अ प्लेयर या फिर नंबर 6 पे तो हार्दिक पांड्या एंड रिंकू सिंह में से कोई दोनों ऊपर नीचे होते रहेंगे. तो कीपर कहाँ खेल रहा है? KL राहुल कहाँ खेलने वाला है? नंबर 7 से तो फिर जडेजा एंड ऑलराउंडर्स आने शुरू हो जाएंगे. वेयर इज KL राहुल प्लेइंग? बट अगर KL राहुल तब नहीं खेल रहा
और ऊपर विराट कोहली खेल रहा है, तो कीपर कौन है? राइट। तो क्या ये मजबूरी है बीसीसीआई की? दिस इज द अदर पर्सपेक्टिव। क्या ये मजबूरी है बीसीसीआई की ईशान किशन को खिलाने की? क्योंकि लॉजिकली सोचो ना, एज आई सेड बिफोर, रोहित, गिल एंड विराट कोहली नंबर, ये टॉप 3 हो गए। नंबर 4 पे स्काई आता है, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे रिंकू, नंबर 7 पे जडेजा या फिर अक्षर पटेल जो भी है, नंबर 8 पे होपफुली अनदर ऑलराउंडर। ऑल्दो इन सेइंग दैट रिंकू की भी कंफर्म थोड़ी है कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा। सो हियर इज व्हाट आई बिलीव, ईशान किशन को तुम अगर सिर्फ बैटिंग की बात करें, नंबर 6 पे तुम ईशान किशन को खिलाना चाहते हो फिर रिंकू को? रिंकू सिंह, क्योंकि फिनिशर है वो, और ईशान किशन एक ओपनर है। हाँ एग्जैक्टली, ओपनर है। क्या तुम केएल राहुल खिलाना चाहते हो उस रोल पे T20s में, या फिर रिंकू सिंह को? सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली सबका आंसर रिंकू सिंह ही होगा, बट नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ। नहीं, बट आई एम सेइंग कि डजंट नेसेसरीली मीन कि बीसीसीआई भी उस चीज को उसी तरीके से देखेगी। इस पे एक और लेयर है। राहुल को अगर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बनने वाली है, हाँ, मिडिल ऑर्डर में अगर जगह बनानी है तो अभी 6 T20s बचे हैं, ठीक है, उसमें से 3 वो अभी नहीं खेलने वाले हैं। तो 3 बचे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और आईपीएल बचा हुआ है। आईपीएल में उसको ओपनिंग करनी पड़ेगी, ओके, या फिर नंबर 3 पे खेलेगा मैक्स टू मैक्स, मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता वो। तो पूरा आईपीएल उसने जो है टॉप ऑर्डर पे खेला, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिडिल ऑर्डर में आकर रन मारेगा? भाई बहुत 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 ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है भाई, राइट। इसमें इतनी सारी लेयर्स है ना, आप सोच नहीं सकते। तो केएल राहुल का तो आई डोंट सी कैसे लॉजिक बन रहा है पे खिलाने का। ओके, तो एक कीपर कौन होने वाला है हमारा? इट हैज टू बी ईशान किशन, राइट। तो वो कहाँ खेलेगा? तो रिंकू सिंह एंड ईशान किशन कैन नॉट को एग्जिस्ट अगर विराट कोहली टीम में। तो भाई साहब, ये तो एक्चुअली सोचा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, काफी ज्यादा टफ है रखना। बट आई थिंक कि अगर विराट कोहली नहीं खेलता तो डू यू थिंक वो जो एंकर वाला रोल है वो शुभमन गिल की तरफ चला जाएगा? भाई आई थिंक इट विल बी अ बिग शेम अगर विराट कोहली नहीं खेलता, मतलब ये मानने को तैयार हूं। हाँ सेम। बट डू यू थिंक मीट है वैसा एक्चुअली में? क्योंकि मुझे जेन्युइनली थोड़ा लग रहा है दिमाग में कि भाई देयर आर जेन्युइन चांसेस शायद ना, जो अभी हमने बोला उसके वजह से। आई थिंक यू माइट हैव टू सैक्रिफाइस समवन। यार मैं कह रहा हूँ रिंकू सिंह भी एज गुड एज ही इज ही बेटर देन विराट कोहली? हाँ, राइट। एंड लाइक वैसे तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज रोल बहुत अलग है दोनों का। बट सरप्राइजिंग है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा है, सैक्रिफाइस करना भी पड़ा है, तो वो डायरेक्टली एकदम टीम के बेस्ट प्लेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ये किस कंट्री में कहाँ हो तो हमने देखा ये, राइट? क्या हम सचिन के साथ कभी ऐसा कर सकते थे? Do you think there's also a bit disrespectful towards विराट कोहली? वेरी डिसरिस्पेक्टफुल भाई, बहुत। मैं तो बहुत गुस्सा हूँ इस बात से पर्सनली। Right. तुम भाई मजाक में बोलना ठीक है ये रोहित बैठ रहे हैं, विराट बैठ रहे हैं, बट अगर अब बात अगर सही में ऐसे हो रही है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई ये करने की, ये सोचने की हिम्मत कैसे हो रही है? मतलब मुझे नहीं पता भाई, कहीं और फिट करो कीपर को। राइट। और इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इनमें से कोई बॉलिंग क्यों नहीं करता? अब नहीं भाई, जहां गलती है वो भी फेयर है। क्यों? क्योंकि अगर जडेजा को नंबर 7 पे आना है, आइडियली हम ये भी तो कह सकते थे कि नंबर 8 पे आ जाए और फिर नंबर 7 पे हमें कीपर खिला देंगे। हो सकता था ना ये, राइट। पर वो कब हो सकता है? अगर ऊपर के 7 बैट्समैन में से कोई बॉलिंग भी करता हो। पांडे के अलावा कौन बॉलिंग कर रहा है इनमें से? तो फिर अब क्या हम लोग बॉलिंग डेप्थ ना रखें? क्योंकि वो भी मेरा एक पॉइंट है, वो मुझे डिस्कस करना है। ओके, कि बैटिंग और बॉलिंग में डेप्थ होनी चाहिए T20s में। तो वो तो नहीं, हमें तो प्रॉपर बैट्समैन ही बनना है, तो वो उनकी भी गलती है थोड़ी बहुत। बट अब 35 साल के भाई क्या बोले, पूरे साथ पूरा करियर तो निकाल दिया। आई थिंक अल्टीमेटली तो वो 5 ही बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाने वाले हैं। 3 पेसर होंगे अपने प्रॉपर, और आई हैव माय ओपिनियंस ऑन दैट एज वेल। आई थिंक इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर अगर ऐसा हो रहा तो। Although do you think that will change in this World Cup? Let's have a discussion on this also. यही अगला पॉइंट है। पहली बात तो ये कीपर वाली जो बात है, विराट कोहली की बात है, टाइड अप थे दोनों। एंड एज आई सेड, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, हमने सारे पर्सपेक्टिव्स दे दिए, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन अभी है नहीं। जब तक अफगानिस्तान की सीरीज आएगी हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद भी सोचने पड़ेंगे। एंड लाइक ऑफ कोर्स फील फ्री टू शेयर व्हाट यू थिंक, एंड इस सब कंडीशंस को लेते हुए क्या लाइनअप आप बनाना चाहते हो, पुट इट इन द कमेंट्स। बट इससे अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज द डेप्थ ऑलराउंडर्स वाली जो है, ठीक है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में देखा सिर्फ 5 बॉलर्स और एग्जैक्टली 7 बैट्समैन। नंबर 7 पे अक्षर पटेल आता है, नंबर 8 से बिश्नोई आना शुरू। जीरो लॉजिक इन दिस। व्हाई आर यू नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स? अर्शदीप, अपना मुकेश, अपना प्रसिद्ध कृष्णा, फिर आवेश ले लो, बिश्नोई एंड अक्षर पटेल, एग्जैक्टली 5 बॉलर है और किसी से आप बॉलिंग ही नहीं करा रहे। और माइंड यू, अभी जो मैंने इतनी जो लाइनअप बनाई थी ना, इसमें तिलक वर्मा वगैरह का तो नाम भी नहीं है। हाँ, राइट।
तो ये जो ख्याली पुलाव सब बना के बैठे कि यंगस्टर वाली टीम आने वाली, ये आने वाली, वो आने वाली है, तुम विराट को निकाल दोगे ना तो भी किसी यंगस्टर की जगह नहीं बनने वाली, क्योंकि तो आपको कीपर रखना पड़ेगा। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि विराट को हटाने का मतलब है कि हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। क्या हम लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं? बिकॉज टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं है। फर्मली बिलीव दिस। अगर होगा इट इज अ बिग बोनस, जरूरत नहीं है सच, या फिर सबसे कम जरूरत है, ऐसा कह सकते, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स हैं। प्लस जैसे बॉलर्स पे कोई लिमिट नहीं है ओवर्स की, एंड बैट्समैन कोई ऐसा नहीं कि इंटेंट दिखा रहा है बहुत अटैक करने के लिए। उल्टा है, यहाँ पे बॉलर्स आए वो झुंड में होता है ना, क्या कहते हैं, पिंजरे के अंदर शेर है और इंसान बाहर से चाकू मार रहे हैं, वो वाली बात होती है। तो बॉलर्स यहाँ पे पिंजरे के बाहर है मारने के लिए, और उसमें उल्टा होता है, उसमें कि बेटा इंसान को खुला छोड़ दिया केवल और शेर आ रहा मारने के लिए। सबसे ज्यादा डेप्थ हमारी टेस्ट में ही है एंड सबसे ज्यादा डेप्थ हमारी इंडिया की बैटिंग डेप्थ जितनी टेस्ट मैचेस में पूरे वर्ल्ड में किसी की नहीं है, कि नंबर 11 में से 9 बंदे बैटिंग कर रहे हैं, और उसी में जरूरत नहीं है, सबसे कम जरूरत उसी की है। फिर आते हैं ओडीआईस पे, जिसमें आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जिसकी कमी हमें फाइनल में दिख गई थी। जितने भी लोग कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए बिकॉज उसके जाने से शामी आ गया इससे अनपढ़ ओपिनियन तो मैंने कोई देखा ही नहीं था। मतलब वो बंदा उसकी जगह पे आया भी नहीं है एक्चुअली में, वो शार्दुल की जगह पे आया था, तो बस मीम बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल दिया स्मार्ट बनने के लिए। और फिर आता है T20, जहां पे आई थिंक तुम कितना भी कह लो, इंग्लैंड को बहुत क्रेडिट जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। दैट इज द टेम्पलेट दैट एवरी टीम हैज टू फॉलो, कि आपके पास 11 प्लेयर है लेकिन उसमें से 8-9 बंदे बैटिंग भी कर लेते हैं और 7-8 बंदे बॉलिंग भी कर लेते हैं। इंडिया कब वहां पे पहुंचेगा? अगर तिलक वर्मा पहले के 2-3 T20s खेल रहा था, सूर्य कुमार यादव ने उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? आई थिंक दैट इज अ बिग नेगेटिव ऑफ दैट कैप्टेंसी परफॉर्मेंस इन माय ओपिनियन। जस्ट आउट कैप्टेंसी या फिर शायद अप्रोच ही हो। तो कौन दे रहा है अप्रोच? वीवीएस लक्ष्मण दे रहा है, लाइक मे बी। तो ये गलत अप्रोच है भाई, तो सबको ब्लेम करो फिर। कब सीखोगे अपनी गलतियों से यार? ये सिर्फ 5 बॉलर्स रखना T20 में तो सबसे स्कूल लेवल की वो है एरर। स्कूल लेवल पे जो कैप्टन होता है ना, वो भी कहेगा मुझे 5 बॉलर्स नहीं खिलाने भाई, मुझे 6 बॉलर दो कम से कम, कि एक बॉलर का गंदा दिन जा रहा हो तो मुझे उससे पूरे 4 ओवर ना डलवाने पड़ जाएं। राइट। क्योंकि T20 में तो बैट्समैन वैसे ही मारने को तैयार है। तुमने देखा नहीं क्या हाल हुआ प्रसिद्ध कृष्णा के साथ अभी? देखा नहीं क्या हरजीत सिंह का क्या हाल था अंटिल दैट लास्ट ओवर? राइट। तो यार ये तो बेसिक्स ऑफ क्रिकेट है आज के टाइम पे, जो कि पता होनी चाहिए। इंडिया फिर भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही। इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स राइट नाउ। बट पॉइंट वही है, अगर आप अगले वर्ल्ड कप में रोहित, विराट, अपना गिल, केएल राहुल इफ ही प्लेज, आई डोंट नो, रिंकू, इन सबको खिलाओगे तो आप खुद ही पिंजरे में फंस रहे हो ना। फिर ये सब कोई भी बॉलिंग नहीं करता इसमें से। हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम भाई? या तो हम लोग फिर वो कर दें, क्राइटेरिया बना दें कि रिंकू ने बहुत अच्छी बैटिंग करी लेकिन तिलक बॉलिंग करते हैं इसलिए तिलक को खिलाओ, वो भी अनफेयर हो जाएगा थोड़ा सा। हाउ डू वी सॉल्व दिस इशू? आई थिंक इस टाइम पे तो पॉइंट वही है कि अगर हम लोग विराट कोहली खिलाए या ना खिलाए, दोनों टीम्स में प्रॉब्लम ही आएगी। क्योंकि आप जो यंगस्टर्स लाने की बात कर रहे हो, रिंकू सिंह ले आए या फिर और कोई भी ले आए, तो इट्स नॉट लाइक कि वो लोग भी बॉलिंग करते हैं। सब लोग अपने स्पेशलाइज रोल में हैं। तो आई थिंक कि शायद इधर वो चीज़ काम करने नहीं वाली। तो यहाँ पे विराट कोहली वाला एंगल तो इट डजेंट मैटर ओनली कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा, दोनों तरफ से टीम के डायनामिक्स जो है वो सेम ही रहेंगे सॉर्ट ऑफ। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व नहीं होती। एंड इन सेइंग दैट आई थिंक ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है हमारा, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अप्रोच बहुत चेंज हमें दिखने वाली है। होना तो आई थिंक थोड़ा ट्रायल हमें दिखना स्टार्ट हो जाते, लाइक लेट्स सी, मे बी शायद हमें साउथ अफ्रीका अगेंस्ट थोड़े देखने को मिले। बट इन सेइंग दैट मुझे लगता है वहाँ पे भी हमें यही देखने को मिलेगा कि मैक्स टू मैक्स 5 बॉलर्स के साथ ही हम लोग जाने वाले हैं। ऑल इन ऑल, टू सम इट अप, देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जो अभी जो नई जनरेशन भी आ रही है, जो कि T20 में अभी ऑस्ट्रेलिया में साथ देखने को मिली थी, वो भी ऐसी ही है। तो या तो इनको कराओ बॉलिंग अपना नेट्स में फोर्स करके, वो स्किल डेवलप कराओ, या तो भुगतो भाई अगले 4-5 साल और। इसका शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगले 6 महीने में वर्ल्ड कप है, विच इज अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल। यू हैव टू ट्रस्ट गॉड एंड योर स्किल्स की भाई भगवान साथ दे अंदर, कंडीशन साथ दे दे। मूविंग ऑन, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक और पॉइंट जो मुझे लगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि यार ये भी, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन, एंड विच इज वाई आई थिंक रिंकू सिंह को ऑलमोस्ट पक्का ही है टीम में होना। सारे बंदे तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं,
नंबर 4 के नीचे कोई खेलना नहीं चाहता। विराट कोहली, अपना रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, गायकवाड़, तिलक वर्मा, हर किसी को तो ऊपर ही बैटिंग, ईशान किशन, सबको ऊपर बैटिंग करनी है, नीचे बैटिंग करने वाला कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है वहाँ पे। राइट। और रिंकू सिंह इतना अच्छा कर रहा है, हमें एक प्रूवन मैच विनर फिनिशर चाहिए, उसमें कोई आसपास भी नहीं है रिंकू के इस वक्त यार। नंबर 5 नंबर 6 पे हमें कोई वो बैट्समैन नहीं चाहिए जो एक्चुअली में नंबर 3 या फिर नंबर 1 2 मतलब ओपनिंग करता है, उस लेवल का बैट्समैन नहीं चाहिए हमें, वो अलग स्किल सेट है, ये अलग स्किल सेट है। राइट। विच इज वाई आई थिंक कि रिंकू का कोई कंपटीशन है नहीं इस वक्त टीम में आने का, मतलब उसके अगेंस्ट कोई जो कि टीम में आ सकता है। इसका भी यार आई डोंट नो क्या सोल्यूशन है इसका। आई थिंक आईपीएल में वील हैव टू लुक इनटू दिस। जितेश शर्मा हमारा कीपर है, ही इज दैट वन आंसर बाय द वे, जो कि नीचे खेलने को रेडी है और कीपर है, हाँ, दैट इज द ओनली आंसर। बट वो कितना नया है इस टाइम पे, क्यों नहीं दिया चांस उसको पहले? ये प्रॉब्लम अभी हमने बैठे बैठे एक बातचीत में निकालनी सारी विराट कोहली के साथ की कॉन्फ्रेंस जो है पूरा, इन लोगों ने तब से वो नहीं इतना नहीं सोचा इन लोगों ने। राइट। या सोचा है तो पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं भाई। तो आई थिंक ये भी मुझे समझ में नहीं आता यार। ये तो विराट कोहली को लेके मेरे दिमाग में इतना एक फनी सिनेरियो आया, क्योंकि अभी जो स्टीव स्मिथ धीरे खेल रहा था ना, कुछ इंडियन फैंस जो थे वो उसको बैक कर रहे थे कि नहीं वेस्ट इंडीज में मैचेस होने वाले हैं, थोड़ी स्लो पिचेस होंगी। वही बड़ा डम ओपिनियन है। आपको कैसे पता वेस्ट इंडीज में स्लो पिचेस है? किसी को नहीं पता अभी। एग्जैक्टली। अबे तुम इनने जो है जून में टेस्ट मैच देख लिए थे थोड़े से, उसमें स्लो पिच देखने को मिल गई। T20 में अलग पिच होती है, और यूएसए में कौन सी पिच होंगी तुम्हें क्या पता? किसी ने कुछ नहीं देखा, जबरदस्ती बकवास कर दी बस। राइट। बट उस टाइम पे भी देखने को इतना फनी था, क्योंकि उसी चीज पे वो लोग उसको बैक करते स्टीव स्मिथ को, एंड जो कुछ इंडियन फैंस है जो कि विराट कोहली के अगेंस्ट है, वो सेम चीज पे विराट कोहली को बैक नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली। मतलब क्या हिपोक्रेसी दिख जाती है हमारी खुद की। एंड द लास्ट इशू इज, जो कि इसी का एक्सटेंशन है डेप्थ वाले का, शामी की एंकल इंजरी चल रही है अभी। ओके। और कुछ पता नहीं है कि वो खेले, बाद में उसने पूरा वर्ल्ड कप उस इंजरी में खेला निकाला, रिस्पेक्ट, बट कोई पक्का नहीं है कि वो कब फिट होगा। एंड T20 तो वैसे भी नहीं खेलने वाला इस सीरीज में वो। माय पॉइंट इज, अगर बुमराह, सिराज और शामी तीनों साथ में खेल रहे हैं एक टीम में, तो हमारा नंबर 7 के बाद बैटिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ। क्यों? क्योंकि कुलदीप यादव को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अगर आपका आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ पे स्लो टर्निंग विकेट्स होंगे, तो वैसे भी आपको कुलदीप यादव को रखना पड़ेगा। नंबर 7 पे अक्षर या फिर जडेजा में से कोई एक होगा। तो आपके 4 ऐसे बॉलर्स हैं जो बैटिंग नहीं करते, कुलदीप और हमारे 3 पेसर्स। एग्जैक्टली वही जो अभी हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा है, और फाइनल में भी हमारी लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ हमें खा गई। केएल राहुल का क्यों हाथ कांप रहे थे शॉट मारने में? क्योंकि उसको पता था नीचे बैटिंग के लिए कोई नहीं है। हाँ। रोहित शर्मा पहले मैच से कह रहा था कि हमें चाहिए भाई, हमें शार्दुल ठाकुर चाहिए, कितना भी मजाक उड़ा लो। क्यों चाहिए था उसको? राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप हारने के बाद बोल दिया कॉम्पोजिशन हमारा चेंज हो गया उसके जाने के बाद, पांड्या के जाने के बाद। यही तो था लॉजिक। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं हमें 5 प्रॉपर बॉलर चाहिए। चलो ओडीआई में फिर भी मान लो काम कर जाए, T20 में नहीं करेगा। तो कैन शामी, बुमराह एंड सिराज को एग्जिस्ट? आई थिंक शामी का लाइक ये मेरे दिमाग में पहले भी आया था, बट वही बात है कि उसका वर्ल्ड कप पैसा चला गया, तो लग रहा था कि भाई हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं शामी पे। बट अगर वो बैटिंग डेथ वाला सीन है एक्चुअली में, तो हमें सिराज या फिर शामी में से एक ना कोई तो निकालना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। एंड वही बात है, क्योंकि बैटिंग चाहिए हमें। कंसिडरिंग कि हार्दिक पांडे भी अगर वापस आ जाए, तो एक थर्ड पेसर है हमारे पास। बट स्पिनर को नहीं निकाल, कुलदीप यादव को नहीं निकाल सकते, स्पिनर तो चाहिए ही। राइट। ये 2 स्पिनर तो हमारे कम से कम 2 स्पिनर तो चाहिए ही होते हैं टीम में। एग्जैक्टली। बट अगर शामी और सिराज पे बात आती है, who do you think should be replaced? It has to be Siraj right now भाई। Right. After the performance that Shami gave us, किस बेसिस पे तुम सिराज को रखने वाले? Although I think a lot will depend कि IPL ultimately कैसे जाता है। True। अगर अभी मुझसे पूछ रहे हो तो it has to be Shami। हाँ, it has to be Shami। But ये तो भाई बहुत इंटेंस बात थी ये, काफी कुछ सोचने के लिए इसमें। तो once again recommending you all, एक पॉडकास्ट था हमने जहाँ पे पूरा फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टिल 2031 लेआउट करा था, अकॉर्डिंग टू अस क्या रोड मैप होना चाहिए। उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन ऊपर कार्ड्स में भी, ज़रूर चेकआउट करना उसको, सेगमेंट को देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड काफ़ी कुछ जो अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं उसको भी हमने वहाँ पे डिस्कस करा, थोड़े बहुत सोल्यूशंस भी निकाले कि गोइंग फॉरवर्ड क्या वे होना चाहिए। मूविंग ऑन टू अ लाइटर टॉपिक, श्रीशांत वर्सेस गौतम गंभीर। राइट। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया लेजेंड्स लीग क्रिकेट देखने पे। हाँ। मैं आई विल स्टार्ट विद दिस। जब ये मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना था लेजेंड्स लीग क्रिकेट वाला, मैं बहुत खुश था। सेम। नहीं मतलब क्यों, तुम क्यों थे? मैं इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली एक वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर आएगा, पहली बात तो कि आपको पुराने लेजेंड्स देखने को मिलेंगे। सेकंड लिस्ट की आई थिंक
आई थॉट बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, बड़ा भाईचारा होगा आपस में, वो नहीं होता कि छक्का मार के भी अरे भाई कोई नहीं यार। बेसिकली वी गॉट अ ट्रेलर ऑफ दिस जब वो यूएसए में वो सहवाग और सचिन वगैरह नहीं खेले तो ऑल स्टार्स करके कुछ था जिसमें वो गाना गाते उसकी वीडियो निकली थी, गाना गाते हुए छक्का मार दिया था उसने बेसबॉल वाले ग्राउंड में। तो वो बहुत बढ़िया एम्बियंस था, अख्तर वख्तर सब होते थे साथ में। मेरा पॉइंट वही था कि हाँ भाई चाइल्डहुड हीरोज को देखने को मिल रहा है, बट थैंक्स टू आईसीसी जिसने इतना ज्यादा क्रिकेट इस वक्त कर रखा है, वी लिटरली हैव जीरो टाइम टू फॉलो लेजेंड्स लीग क्रिकेट। इंडिया में हो रहा है वो वर्ल्ड कप, हाँ घंटा किसी को नहीं पता था कि इंडिया में हो रहा है, पता भी था तो देखने का टाइम नहीं है। बट इस इंसिडेंट ने थोड़ी इंटरेस्ट गेन करवा दिया। राइट, अब क्या हुआ है जरा बताओ सबको। सो बेसिकली द थिंग इज कि श्रीशांत ओवर डाल रहा था एंड अपना जो गौतम गंभीर है उसने बीइंग गौतम गंभीर उसने लगा दिए 4-5 छक्के लगा, चौके छक्के लगा दिए, मतलब थोड़ी पिटाई कर दी उस ओवर में। ऐसे भाई शॉट तगड़े मार रहा है वो अभी भी। राइट, एंड उसके बाद अपेरेंटली श्रीशांत के अकॉर्डिंग ये सीन हुआ है कि गौतम गंभीर आउट ऑफ नोवेयर आके खुद चौके छक्के मारे और फिर खुद ही आके ऐसे बोलते हैं उसको, उसने वो चौका छक्का मारा, उसके बाद कुछ आपस में बात हुई, फिर मैच खत्म हुआ और फिर श्रीशांत जो है मैच जस्ट खत्म ही हुआ था, प्लेयर्स फील्ड पे भी थे डगआउट से लाइव में, वो डगआउट से लाइव चलेगा इंस्टाग्राम पे। और उसने फिर क्या बोला ये बताओ। तो वो उस टाइम पे वो लाइक प्रॉपर्ली पहले बात तो उसने स्टार्टिंग से बोला कि आई वांट टू क्लियर थिंग्स आउट कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ है। एंड उस टाइम पे उन्होंने बताया नहीं श्रीशांत ने कि क्या चीज़ बोली है, उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, क्लियरली करके बताऊंगा। बट उसमें ये बोला कि गौतम गंभीर आउट ऑफ नोवेयर आके बोलने लग गए मुझे। द सैड थिंग वॉज कि वो थोड़ी पब्लिसिटी गेन करने का ट्राई करा उन्होंने, एंड कैसे करा उनने विराट कोहली और अपना वीरेंद्र सहवाग इन सब का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि ये इंसान जो है विराट कोहली के लिए भी ऐसे बोल रहा होता है, सहवाग की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। आई थिंक जो केस हारना था ना वो अपने साइड से वो उस मोमेंट पे हार गया। बहुत क्लियर ये हो गया कि वो अब पब्लिसिटी गेन करने का ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि भाई विराट कोहली अभी बड़ा नाम है उसको बोल दिया, क्योंकि वैसे ही मीडिया पे तो नैरेटिव चलता ही है कि गौतम गंभीर अगेंस्ट है उसके, तो उसका नाम ले लिया, वीरेंद्र सहवाग का नाम ले लिया कि इनके अगेंस्ट है। मुझे समझ में नहीं आता ये हमारे अपने जो कॉलीग्स हैं उनके अगेंस्ट ही क्यों बोलता रहता है। एंड फिर बाद में आके सहवाग वाला किसी कुछ पता भी नहीं है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। मुझे भी नहीं पता था ये, ओपनिंग पार्टनर्स थे, ये पता नहीं कुछ नए निकल के आया। एंड बाद में फिर उन्होंने क्लियर आउट करा और बोल दिया कि मुझे फिक्सर बोलने लग गए अगले दिन शायद इंस्टाग्राम लाइव पे दोबारा आ गए, आउट ऑफ नोवेयर आके बोलने लग गए जब वो चौके छक्के मारे कि फिक्सर गाली वाली दे फिक्सर बोल रहा है, which also did not make any sense, क्योंकि नहीं तो अभी तक पहले क्या हुआ है पहले ये बता देते हैं। हाँ राइट, ये सब श्रीशांत के साइड से हुआ है, पूरा बता दिया, एलिगेशंस लगा दे कि फिक्सर बोल रहा था मुझे। और गौतम गंभीर ने फिर कुछ ऐसे पोस्ट डाला है कि साइलेंस स्माइलिंग ऐसे कुछ, उसमें इरफान पठान ने भी बोला है कि ही इज सपोर्टिंग गौतम गंभीर करके उसने कमेंट, गौतम गंभीर के सपोर्ट में आया इरफान पठान। ये है कि क्या हुआ है, क्या हाँ सबको पता है। अब इसको डाइसेक्ट करके ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा कि इसमें बिटवीन द लाइन्स क्या हम एनालाइज कर सकते हैं और क्या एक्चुअली में हुआ होगा। पहली बात तो अगर आप वीडियो फुटेज देखो जो इंसिडेंट पूरा हुआ था उसका, इट इज क्वाइट क्लियर कि श्रीशांत वाज द वन जिससे स्टार्ट करा था। राइट, तो क्लियरली वो अपने एंड से तो कुछ छुपा रहा है। वो गौतम गंभीर अपना बैटिंग पे ध्यान दे रहा था, उसने कुछ बोलना शुरू करा तो गौतम गंभीर वॉट करके ऐसे कहता था, और फिर उसने कुछ आगे बोला भी बोला, ठीक है। क्योंकि ये आप मुझे खुद बताओ, आप बैटिंग कर रहे हो और आपने किसी को चौके छक्के मारे, पूरा डोमिनेट कर रहे हो आप, फिर आप ही सामने से आके फिक्सर बोलना शुरू हो जाओगे। आपको कोई उंगली करेगा तभी तो आप बोलोगे ना। राइट, तो ये चीज़ ही मुझे सेंस नहीं बना रही थी कि वो सामने से आके क्यों बोलेगा, जब वो खुद ही या तो वो खुद स्ट्रगल कर रहा होता तो फ्रस्ट्रेशन में बोलता, वो डोमिनेट कर रहा है आपको फिर क्यों बोलेगा। तो आई थिंक श्रीशांत वाज द वन हु स्टार्टेड इट, एटलीस्ट एज पर द वीडियो दैट वी हैव गॉटन टू सी। सेकेंडली, क्या उसने फिक्सर बोला नहीं बोला, कुछ वो गौतम गंभीर के फैंस वो बोल रहे कह रहे कि सिक्सर है, सिक्सर मारूंगा फिक्सर मारूंगा सुन लिया उसने, कह रहा था सिक्सर मारूंगा तो बेसिकली उसने फिक्सर बोला था सिक्सर बोला था, ये तो किसी को नहीं पता है। वो सिर्फ श्रीशांत और अंपायर को पता है, राइट, और गंभीर को पता है। बाद में श्रीशांत ने ये भी कहा कि वो अंपायर के साथ भी गाली गलौज हो रही थी। तो जहां तक बात रही फिक्सर बोलने की, अगर उसने बोला ये, आई थिंक दैट इज रॉन्ग, नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बिलो द बेल्ट वाला बात है ये, कि अननेसेसरी था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इधर वे एट द एंड ऑफ द डे लीगली प्रूव नहीं हुआ है कुछ।
अब वही आर्ग्यूमेंट वही है कि लीगली प्रूव नहीं हुआ है बट लीगली मना भी नहीं हुआ है। हाँ पॉइंट, क्योंकि बैन फिर भी सर्व करा था। हाँ। तो अब वो ग्रे एरिया वाली बात है, बट वही बात है कि अगर आप गिल्टी प्रूव नहीं हो पा रहे हो तो आप इनोसेंट ही मान मतलब इधर वे लाइक द ऑपोजिशन जो भी बंदा सामने से बोल रहा है, ही इज नॉट इन दैट प्लेस ना कि वो आउट ऑफ द वे जाके बोले चीज फिक्सर, क्योंकि प्रूव नहीं हुआ अल्टीमेटली। तो आई थिंक अगर ये चीज बोले गौतम गंभीर ने, दैट इज रॉन्ग ऑब्वियसली, बट दैट इज समथिंग दैट विल नेवर गेट टू नो अल्टीमेटली। बट पॉइंट यहाँ पे ये है, कंसिडरिंग कि ये बात किसी को नहीं पता है, जो जितना हमें पता उससे हम क्या सिचुएशन का बना सकते हैं। मान लो हमें अभी ऑफ कोर्स नहीं पता है, अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करें, गंभीर अपना शांति से आराम से बैठा हुआ है वहां पे, ऑन द अदर हैंड श्रीशांत 2 बार लाइव पे जा चुका है, पूरा अननेसेसरीली बाकी प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर चुका है। कमेंट करे गंभीर की पोस्ट के नीचे लंबा सा, गंभीर के गंभीर ने पोस्ट डाला है स्माइलिंग वाला, उसके नीचे उसने पूरा एक लंबा सा कमेंट कर दिया पूरा। ऐसा लग रहा है कि क्राई आउट कर रहा है बेसिकली पब्लिकली। एंड व्हाट इज मोस्ट स्ट्रेंज इज कि वहां पे वो ऐसा लिख रहा है कि हमेशा से तुम ऐसे थे और डिसरिस्पेक्टफुल थे और एरोगेंट थे, ये थे। 1 हफ्ते पहले जस्ट एक कोई शो की लाइव स्ट्रीम चल रही थी और वहां पे गौतम गंभीर वो साथ में थे एंड श्रीशांत भर भर के तारीफ कर रहा है गौतम गंभीर की। तक आप तब झूठ बोल रहे थे या फिर आप अभी झूठ बोल रहे हो? राइट। और इस पूरी सिचुएशन में आपने पब्लिसिटी गेन करने के चक्कर में आई थिंक आप ही अपनी खुद की इमेज ही बहुत ज्यादा हर्ट कर दी है। राइट। मतलब नॉट टू मीन इट लिटरली, बट अगर आप किसी हमारे नॉर्मल जो जेनजी के पार्लेंस में बोलो तो हु इज द क्लाउन इन दिस सिचुएशन, तो वो श्रीशांत था। राइट। मतलब ऑब्वियसली नॉट लिटरली बट सिचुएशन वाइज देखे तो, क्योंकि वो देखने से ही लग रहा है कि भाई वन गाय डज नॉट केयर क्या हुआ है और एक बंदा बस लगा पड़ा है किसी भी तरीके से अपने आप में स्पॉटलाइट लाने में। एंड आई ऑल्सो वंडर इफ यू आर सच गुड फ्रेंड्स और आप इतनी तारीफ कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पे उनकी, आपने साथ में 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता है, अगर उसने ऐसा कुछ बोला भी है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या ये होगा कि मैं पर्सनली जाके सॉर्ट आउट करूं या फिर मैं तब मैच जस्ट खत्म हो तो इंस्टाग्राम से लाइव आ जाऊं? लाइव तो वो दिखा भी रहा था बाद में ग्राउंड पे कि भाई देखो ग्राउंड है, प्लेयर्स है अभी भी। तो थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था। ऑल्दो इसमें इन सपोर्ट ऑफ श्रीशांत एक मुझे चीज़ ये लगी कि एक वीडियो आई है जिसमें वो वही जब ओवर ख़त्म होता है तो उसमें वो स्टंप के पास खड़े होते हैं, तो वो माइक ने रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसमें श्रीशांत बार बार ये बोल रहा था हाउ कैन यू कॉल मी अ फिक्सर ऐसे करके। अच्छा ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गौतम गंभीर फैंस इज कि अगर श्रीशांत ने सब मेकअप भी करा है तो क्या वो इतना स्मार्ट था कि उसने जैसी सिक्सर सुना उसने ऑन द स्पॉट जानबूझ के उसको फिक्सर बना के तभी से बोलना शुरू कर दिया, अज्यूमिंग कि ये माइक पकड़ लेगा अब मेरी पूरी स्टोरी को वैलिडेशन मिल जाएगा। अच्छा, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, डू यू थिंक फिक्सर बोला था? आई थिंक बोल सकते हैं। मुझे लगता है बोला था। मुझे लगता है कि वो ऑन हिज पार्ट दैट वाज रॉन्ग, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी किसने स्टार्ट करा, आई थिंक इट वाज श्रीशांत इन सेइंग दैट। मतलब ये फिर वो मॉरल डिबेट हो गया ना कि अगर तुम उंगली करोगे, अगर तुमने मेरा कॉलर छुआ तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम फिर हड्डी वड्डी तोड़ दूं तुम्हारी। तो कौन डिसाइड करेगा गलत कौन है? शुरू तो तुम ही नहीं करा। तो वो वाली बात, मतलब तुम्हारे लिए ठीक कह रहा हूँ। एक तो एक फनी चीज़ है यहाँ पे, एंड आई थिंक कुछ मैच्योरिटी दिखनी चाहिए हमें फैंस की तरफ से। जो वो था अपना श्रीशांत की जो वीडियो थी स्पेशली ट्विटर पर, क्योंकि ट्विटर में बेसिकली टॉक्सिक फैंस होते हैं, उसमें विराट कोहली फैंस ने थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया था सपोर्ट कि वील सी यू इन दी IPL ऐसे कुछ करके बोलना स्टार्ट कर दिया था। एक जो कमेंट था विराट कोहली फैंस से, आई थिंक वो सबसे सही था, वो मैंने स्पेशली देखा था, एंड दैट वाज समथिंग लाइक कि नो नीड टू इंक्लूड विराट कोहली एंड वीरेंद्र सहवाग हियर, इट इज बिटवीन यू एंड गौतम गंभीर। एग्जैक्टली। सो आप लोग आपस में बात करो। सो आई थिंक जितने भी विराट कोहली फैंस है, आई थिंक उनको भी फालतू में यहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो गौतम गंभीर और श्रीशांत के बीच में, एंड उनको आपस में सॉर्ट करने दो। हमारे कोई जॉब नहीं है यहाँ पे। Also, what I feel on to end this debate and the podcast as well, I think गंभीर उस टाइप का इंसान है जो कि अश्विन ने भी कहा था ना, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड इन द सेंस कि ऑफ द फील्ड बहुत काम है, शांत है, बट फील्ड में उसका वो किलर इंस्टिंक्ट जागता है बहुत ज़्यादा। और मतलब वो है कि फिर आप ऑपोजिशन हो, आप चाहे किसी भी कंट्री को, चाहे कुछ भी हो। आई कैन पर्सनली रिलेट अ लॉट टू इट बिकॉज जब मैं भी खेल रहा था तो मैं ये नहीं देखता कि सामने दोस्त है मेरा बचपन का है कौन है या फिर कोई नया बंदा है, मैं तो पूरा चढ़ा होता हूँ। मैं पूरा होता हूँ कि भाई जीतना ही जीतना है चाहे कुछ भी है। तो आई थिंक अब वही है कि उस इंस्टिंक्ट में आप इतना कुछ ऐसे बिलो द बेल्ट ना बोल जाओ जो कि आपको दैट कैन लैंड यू इन ट्रबल गिवन कि यू आर इनटू पॉलिटिक्स एज वेल, इट डज नॉट सूट योर इमेज, एंड आई कांट रूल इट
आउट की गंभीर ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है राइट इन द हीट ऑफ द मोमेंट. बट भाई किसी का कोई प्रूफ नहीं है. अगर श्रीशांत इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी फॉर फिक्सिंग, देन सो इज गंभीर, like so is गंभीर innocent until proven guilty for saying fix. राइट. तब प्रूव नहीं होता तो innocent ही है. बट आई होप कि ये जो भी अग्रेशन है हमें आईपीएल में देखने में बड़ा मजा आएगा भाई. KKR में आए भाई, मजा आएगा बहुत ज़्यादा देखने में. बट ऑन दैट नोट भाई लेट्स एंड द पॉडकास्ट. अगर आपने देखी अभी तक तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार. एंड जितने भी हमने बात करी है टॉपिक्स पे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, तो उन सब पे अपने कमेंट्स बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में. बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए भाई, आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए आपको यहाँ दिख जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिए और उसको भी बताइए कि आपको कैसी लगी.